चलो बात करो, जाओ इंपॉर्टेंट बात है। देखो ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। आज मैं तुमको समझाने वाला हूं यंग का द्विसिल्ट प्रयोग। द्विसिल्ट प्रयोग। अच्छा ये बताओ, व्यतिकरण पढ़ा था हमने? व्यतिकरण, अगर व्यतिकरण ही घटना को ना तुम समझना उसका ही प्रायोगिक रूप क्या हो, व्यतिकरण ही घटना को अगर समझना उसका प्रायोगिक रूप क्या हो, इसीलिए हम ये बनाया गया यंग का द्विसिल्ट प्रयोग। यंग एक वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने 1801 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट यहाँ समझाने जा रहा हूँ, और जो समझाऊंगा वो सुनूंगा भी, और बताऊंगा पेपर में किस तरह लिखना और क्या क्वेश्चन आया हुआ और कहाँ तक क्वेश्चन को लाकर छोड़ना। समझ में आई बात? या कैसा डेरिवेशन है, पक्का आया 5 नंबर का, वो कभी 3 नंबर का, लेकिन आना तय ज़्यादातर 5 नंबर में आया, और नहीं आया तो फिर इसके ऊपर सवाल भी आया सूत्र के ऊपर। समझ में आया बात? या तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, देख लो। उसके बाद में कॉमन टॉपिक ले रहा हूँ बस, निकाल के बीच में। समझ में आया बात? या बस 4-5 तारीख लास्ट होगी इसकी, बस एक ही चैप्टर छोड़ दूंगा मैं लास्ट का, उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। मैं उसे हमेशा तमीज़ से पढ़ाऊँ। समझ में आया बात? या क्योंकि मैं इतना ले लूँ उसमें से निकाल लूँ कंटेंट जितना भविष्य में भी काम का हो, उससे सवाल पूछे जा, तो इतना भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये पेपर के लिए ही काम करनी है, वैसे अगर भी काम का होगा। देख लो क्या है काम का है क्या बोला इन्होंने, क्या करा यंग ने। व्यतिकरण क्या हो? व्यतिकरण हो जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम न्यूनतम पाए जाते हो, वहाँ जो व्यतिकरण होगा उसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। और जहाँ जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम अधिकतम पाए जाते हैं, वहाँ जो व्यतिकरण होगा उसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। ये बात सब आज सारी यहाँ यूज होगी। अगर व्यतिकरण की घटना को ना अगर तुम सही रूप में देखना, इस बात को एक्सपेरिमेंट करना, शायद समझ में, इस बात को देखना कि व्यतिकरण की घटना कहाँ हो, उसका प्रयोग कहाँ, एक्सपेरिमेंट क्या हो, सब पता होना चाहिए है क्या है। व्यतिकरण की घटना का ना प्रायोगिक रूप हो, यह बात अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी यंग नाम के वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में। और उन्होंने क्या बताई, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। उन्होंने जो समझाया उसे यहाँ विस्तार रूप में आराम से समझा जा सके। उन्होंने सोचा जो एक प्रकाश स्रोत हो, प्रकाश स्रोत जहाँ तक प्रकाश आ रहा हो, जितनी बात बताई जाएगा इतनी ही लिखनी। समझ बात है? एक जो प्रकाश स्रोत हो, ये सोर्स हो हमारा, मेन चीज़ है समझना। ये हमारा प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश आ रहा हो, और जो प्रकाश जो आ रहा हो ना, ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ से प्रकाश आ रहा हो और उस प्रकाश से बहुत सारी तरंगें निकलती हैं और दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो सकता इधर कम तीव्रता का प्रकाश जावे, इधर अधिक तीव्रता का प्रकाश जावे, इसकी आवृत्ति अलग हो, इसकी आवृत्ति अलग हो, तो समान आवृत्ति की 2 तरंगें नहीं मिलने की मुझे। प्रकाश यहाँ से चला तो समान आवृत्ति की 2 तरंगें नहीं मिलने की मुझे, और जब समान आवृत्ति की 2 तरंगें नहीं मिलने की, और व्यतिकरण में क्या हो, समान आवृत्ति की 2 तरंगें होनी चाहिए, एक साथ एक ही दिशा में चलनी चाहिए, ऐसा समझ। तो व्यतिकरण की घटना को प्रायोगिक रूप दर्शाने के लिए उसने क्या करा, एक कापी दिखाओ, एक गत्ते टाइप का लिया, ऐसा करके उसके अंदर 2 सिल्ट कर दिए, एक छिद्र यहाँ कर दिया, एक छिद्र यहाँ कर दिया। अब प्रकाश को इन दोनों छिद्रों से गुजारा, आया समझ में। और छिद्र को हम हिंदी में सिल्ट बोलते हैं, इंग्लिश में सिल्ट बोलते हैं, सिल्ट। और सिल्ट वाला नाम वो हिंदी में लिखता है आजकल, इसलिए 2 छिद्र कर दिए, 2 छिद्र कर दिए तो 2 सिल्ट। और ये प्रयोग करा तो प्रयोग कर दिया, किन ने करा, यंग ना। तो यंग का द्विसिल्ट प्रयोग कब करा है, 1821। कौन सी घटना को समझाने के लिए, व्यतिकरण की घटना को समझाने के लिए। तो व्यतिकरण की जो घटना हो ना, उसका ही प्रायोगिक रूप है। आया बात समझ में? जो व्यतिकरण की घटना हो ना, उसका ही प्रायोगिक रूप है, उसका नाम है यंग द्विसिल्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। यंग द्विसिल्ट एक्सपेरिमेंट YDSE के नाम से जानते हैं सर। आज समझो, तो मैंने अपनी अच्छा नाम दे दिया, यंग द्विसिल्ट का प्रयोग हो, पेपर में पक्का आगा पूछेगा है क्या बोला। 1801 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे यंग, थॉमस यंग नाम था, पूरा नाम था थॉमस यंग। और थॉमस यंग ने यही बात बताई कि अगर हम व्यतिकरण की घटना का प्रायोगिक रूप उन्होंने प्रस्तुत किया। व्यतिकरण की घटना का प्रायोगिक रूप 1801 ईस्वी में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया, और पढ़ने के बाद ये बताया कि अगर हम एक ही स्रोत है, एक ही प्रकाश स्रोत है, उस तो समान आवृत्ति की 2 तरंगे आप कैसे निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक गत्ता लेना होगा। गत्ता लिया उन्होंने, तो गत्ता ही लिया था, ऐसा समझ में। गत्ता लिया और उसके अंदर 2 सिल्ट कर दिए इस तरह, और जैसे इसके अंदर 2 सिल्ट कर दिए, ऐसा समझ में, 2 सिल्ट कर दिए। इसे सिल्ट का मतलब छिद्र हो, इसे हम S1 मान लिया, और इसे कितना मान लिया, S2 मान लिया। अब जैसे यहाँ से प्रकाश स्रोत गुजरेगा ना, प्रकाश जैसे यहाँ पहुंचेगा प्रकाश, तो यहाँ ही समझ जाओ, जहाँ तो जो तरंगे बाहर निकलेगी, यहाँ तो जो तरंगे बाहर निकलेगी उनकी आवृत्ति समान होगी। अब जब समान आवृत्ति की 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चल रही हो, यही बात नहीं बताई थी व्यतिकरण की घटना में, समान आवृत्ति। तो ये यहाँ तो जो तरंगे चल रही थी समान आवृत्ति की नहीं आती, तो समान आवृत्ति की तरंगों को ना, समान आवृत्ति की तरंगे निकालने के लिए उसने एक गत्ता लिया, गत्ते के अंदर 2 छिद्र कर दिए। प्रयोग समझा रहा हूँ,
पेपर में क्या लिखना क्या ना वो तो मैं सब बता दूंगा, पहले समझ लो इसका मतलब क्या है। और जैसे ये इन्हें गुजारा गया तो गुजारने के बाद ये पाया गया जो प्रकाश था ना, प्रकाश, यहाँ एक स्क्रीन लगा दी गई, या एक स्क्रीन को हम पर्दा कहते हैं, एक पर्दा लगा दिया गया और इस पर्दे को, इसी चीज़ को तो एक्सपेरिमेंट करके वो सिनेमा बनाया गया। ऐसे सिनेमा में एक लाइट पड़ती, कभी हॉल में गया मूवी देखने को, यार बता गया, हाथ खड़ा कर हॉल में गया, नहीं गए, जिंदगी क्यों खराब करो अपनी यार। ऐसे देखा हॉल में मूवी देखने नहीं गए कभी, हॉल देखा, लेकिन ये क्या बोल, ये क्या बोला, अंदर से देखा, अंदर से, ये क्या हो, बाहर से देखेंगे बस ठीक। ओए एक तो दुनिया की सारी चीज देख रखी है मैंने, एक तो दुनिया की सारी चीजें देख रखी है मैंने, चुप बताओ नहीं। तो ये देखो प्रकाश स्रोत है, जैसे छिद्र से गुजारा गया ना, इसी बेस पर आधारित हो, समझ में यही बात है। गुजारा गया तो वहां ना उस पर्दे के ऊपर कुछ पट्टियां दिखाई दी, कुछ पट्टियां तो ऐसी थी जो डार्क कलर की थी, कुछ ऐसी थी जो रंगीन कलर की थी। जो रंगीन कलर की पट्टियां थी ब्राइट थी, जिनकी तीव्रता ज्यादा थी, जो कुछ तो ऐसी थी जो ब्राइट थी, ब्राइट का मतलब जिनकी तीव्रता ज्यादा थी। और जब तीव्रता ज्यादा हो, जहाँ तीव्रता ज्यादा हो, वो जहाँ तीव्रता ज्यादा हो और आवृत्ति भी ज्यादा हो और आयाम भी ज्यादा हो, वो कौन सा व्यतिकरण हो भाई? हाँ, ऐसे ही दिखाई दिया यहाँ, ऐसी ऐसी पट्टियां बनती हुई दिखाई। कुछ तो पट्टी ऐसी थी जो बहुत ज्यादा चमक रही थी, और कुछ पट्टियां पता कैसी थी, ये पट्टियां थी ऐसे प्रकाश की पट्टियां तो बहुत ज्यादा चमक रही, और कुछ पट्टियां ऐसी थी जो बहुत कम चमक रही थी, या तो बहुत ज्यादा चमक रही थी, और जो बहुत ज्यादा चमक रही थी ना, इसका नाम पता क्या रखा, इसका नाम तो रख दिया डार्क, इसे ब्लैक से लिखूंगा मैं, समझ नहीं बात है। ये डार्क पट्टी है, बैंड पट्टी है, बैंड माने पट्टी हो, ठीक। इसे हम फ्रिंज के नाम से भी जानते हैं, फ्रिंज एक प्रकार की। उसके बाद इसके ऊपर एक और पट्टी दिखाई दी, गजब की बात हो गया, ऐसा समझ में, गजब की बात होगी। इसके ऊपर एक और पट्टी दिखाई दी, ऐसा ऐसा ऊपर का पूरी लेयर दिखाई दिया, ऐसा समझ में। लेकिन ये तो ब्लैक कलर की या काले कलर की, या जो काले कलर की पट्टी, एक या ब्लू कलर की, जो ब्लू कलर की नहीं है, ये सब काले कलर की। इसे तो ये फ्रिंज ब्लैक कलर की, इसे बोलते हैं एदीप्त फ्रिंज, जो दिखाई नहीं देती उसे एदीप्त फ्रिंज कहते हैं। ऐसा समझ, डार्क कलर की होगी, डार्क बैंड भी कह सकते हैं, काले रंग की पट्टी भी कह सकते हैं, ऐसा दिखाई दिया पर्दे पर, बिल्कुल गजब की बात है। इसे नाम लिख देता हूँ मैं एदीप्त फ्रिंज, और सब उसका जो रंगीन कलर की ना उसका नाम दीप्त फ्रिंज हो, तो यह फ्रिंज दिखाई दी। ये कैसी फ्रिंज है? एदीप्त फ्रिंज, एदीप्त फ्रिंज, इतनी बात बता दो समझ में आई, एदीप्त फ्रिंज क्या हो। उसके बाद एक दूसरे कलर की पट्टी का दिखाई जो ब्राइट थी, अच्छा तो ये तो डार्क थी और ये कैसी थी? ब्राइट, तो इसे बोलते हैं दीप्त फ्रिंज। दीप्त पूरे पर्दे पे ऐसे दिखाई देगी, तुम ऐसे करके बना लेना, डार्क होने चाहिए, दीप्त दीप्त एदीप्त ऐसी फ्रिंज दिखाई दी, ऐसे समझ में। और जरा मुझे एक बात बता दो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, दीप्त फ्रिंजेस का नाम दीप्त फ्रिंज, ठीक। पट्टी क्या दोस्तों, प्रकाश की पट्टी का प्रकाश इस रूप में वहां दिखाई पड़ा। अभी बताओ जो एदीप्त फ्रिंज होगी वहां तो कुछ होने का ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा होगा, और यहाँ तो बहुत कुछ चमक रहा होगा, इसका नाम दीप्त फ्रिंज होगा। और जहाँ चमक रहा होगा तो वहाँ तीव्रता भी ज़्यादा होगी, और जहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी इसका क्या मतलब होगा, जहाँ तीव्रता ज़्यादा हो वहाँ पर आयाम भी ज़्यादा होगा, और जहाँ तीव्रता ज़्यादा और आयाम ज़्यादा वहाँ कौन सा व्यतिकरण होगा? समपोषी। इसका मतलब दीप्त फ्रिंज प्रदर्शित करती है समपोषी व्यतिकरण को प्रदर्शित करती है, इसका मतलब समपोषी व्यतिकरण होगा, ऐसे समझ में। और उसके बाद तो जहाँ अदीप्त फ्रिंज हो, तो जहाँ दीप्त फ्रिंज वहाँ प्रकाश की तीव्रता कम होगी, तो जहाँ प्रकाश की तीव्रता कम होगी वहाँ आयाम भी कम होगा, जहाँ प्रकाश की तीव्रता और आयाम कम पाए जाते हैं, न्यूनतम पाए जाते हैं, वो कौन सा व्यतिकरण हो? तो विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, वही तो सब चीजें हैं। क्यों भाई, ये तो हो रहा सब यहाँ से, तो विनाशी व्यतिकरण तो है, तो पूरा का पूरा व्यतिकरण ही तो है नहीं, पूरा पूरा व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की घटना को प्रयोग रूप में समझाने के लिए थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट करा, जिसे उसके नाम से ही जानते हैं, नाम है यंग ड्यूसिल्ट एक्सपेरिमेंट या यंग ड्यूसिल्ट प्रयोग। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? पूछने लगा तुमसे कोई, बताओ यंग ड्यूसिल्ट प्रयोग ना क्या, यंग था, थॉमस यंग ने क्या करा था? उसने एक प्रयोग करा था। प्रयोग क्यों करा था? व्यतिकरणीय घटना को प्रयोग के रूप में समझाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक प्रयोग करा था, उसी का नाम है यंग ड्यूसिल्ट एक्सपेरिमेंट, यंग ड्यूसिल्ट प्रयोग। यह बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? ये बात बता देगा। एक पर्दा लगाया, उसके ऊपर दो प्रकार की फ्रिंज दिखाई दी, एक तो दीप्त फ्रिंज, एक अदीप्त फ्रिंज। जो ज्यादा चमक रही थी उसका नाम तो दीप्त फ्रिंज था, और जो कम चमक रही थी उसका, जो चमक नहीं उसका नाम अदीप्त फ्रिंज था। इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। और ये जो फ्रिंज है ना, इनकी चौड़ाई भी हो फ्रिंज की, जिसे वो कहते हैं ब्रिथ भी जिसे कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई भी हो,
लेकिन हम अभी ये नहीं पढ़ना, हमें ये पता करना जो फ्रिंज कहाँ कहाँ स्थित है, फ्रिंज की स्थिति। एक तो तुम पढ़ते थे पहले पिछले चैप्टर में प्रतिबिंब की स्थिति, तो यहाँ पढ़ेंगे फ्रिंज की स्थिति। किसकी? वॉशिंग मशीन नहीं, फ्रिंज। याद आ रहा है ये बात? ठीक, मैं यहाँ फ्रिंज कह रहा कि दिमाग में वॉशिंग मशीन चल रही। आया समझ में? हमें बताना, क्योंकि तुम हमारे बछड़े, तो तुम कहाँ तक सोच सको। हाँ, तो पता रहा कितने नाम तक। अच्छा अच्छा, ऐसी ऐसी ये दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज कितनी होगी? बहुत सारी होगी, बहुत सारी फ्रिंज होगी, इनकी कोई काउंटिंग नहीं। लेकिन हम ना ज़्यादा फ्रिंज नहीं लेने के, आए समझ में? बहुत सारी फ्रिंज होगी, बहुत सारी। या कौन सी फ्रिंज होगी? बताओ यार, जो नीचे बनाई है, अरे नीचे जो बनाई है कौन सी फ्रिंज होगी? दीप्त फ्रिंज। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले, निकालना क्या है? यंग के ड्यूसिल्ट प्रयोग के द्वारा ना इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उसके अंदर हम फ्रिंज की स्थिति निकालनी। और फ्रिंज भी दो हो, एक तो अदीप्त फ्रिंज और एक दीप्त फ्रिंज, और दोनों की स्थिति निकालनी। समझ में आई बात? या तो इस चीज को मैं यहाँ ना, इसके अंदर हो क्या रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही, इस बात को मैं अलग अलग डायग्राम में समझा रहा हूँ। चाहे तो मैं इसमें भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं होच पोच की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहता। ऐसा समझ में? इसी बात को समझाने के लिए मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, ताकि मैं अच्छी तरह समझा सकूँ। तुम बताओ कि दीप्त फ्रिंज कहाँ स्थित है, कितनी दूर स्थित है? दूरी तो दूरी ही हो, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत है किसी छात्र को, चाहे छत्रियों को यहाँ तक? चलो आओ चलते हैं। तो ये हमारा एक प्रकाश स्रोत होगा एस, ऐसी प्रकाश स्रोत होगा, सोर्स होगा। यहाँ से समान आवर्ती की तरंगें निकल नहीं सकती, तो क्योंकि अलग अलग आवर्ती की तरंगें निकलेगी, इसलिए मुझे तो एक सामने एक शील्ड बनानी पड़ी। एक ऐसा प्रयोग करना पड़ा, एक टुकड़ा ले लिया गत्ते का, उसके अंदर ही शील्ड कर दिए। ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि समान आवर्ती का प्रकाश निकाल सकूँ। समझ आई बात? या जब समान आवर्ती का प्रकाश होगा तभी तो व्यतिकरण होगा। समझ में आया बात? यही सारी बातें मैं इसके अंदर लिखने वाले भी, यही सब बातें लिखने वाले भी उसके अंदर। अब समझ लो अच्छे तरीके से, जरा मेरी नजर, ये एस होगा। दिक्कत तो नहीं आता? एस का मतलब समझेंगे? एस का मतलब सोनू नहीं है, सोर्स लगा दी किसी की, मुझे 12वीं पास करवा दिए, ऐसा समझ में? तो ये स्रोत ही हो, ठीक, स्रोत है। इसके सामने पूरा का पूरा मैं अपनी स्पीड बहुत धीमी रखा हूँ जानबूझ के समझाने के लिए, नहीं तो देर में तो डाइवर्सन खत्म कर दूँ। इसलिए क्यों रख रखी? क्योंकि ये जो पेचीदा चीज़ है ना, तो जहाँ बहुत जटिल काम हो तो वहाँ पे अपनी स्पीड ना 0.5 की कर लूँ, और आराम तो समझाऊँ। फिर इस तरह करूँ, होच पोच की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तुम्हारा नंबर भी लगेगा अभी, पर बात जितनी जवाई चढ़ रही है ना सारी उतार दूंगा, देख ले। अपनी देखिए जिंदगी होच पोच हो रही है, अब हो ही गई भाई जी, तो क्या करो बता। स्रोत होगा, प्रकाश स्रोत। क्या चल रहा है? ये बात बताओ भाई, समझ में आई नहीं आई? यहाँ ये पता लगा तुम्हें क्या हो रहा है? ये पहला सिल्ट है S1, ये दूसरा सिल्ट। कितने सिल्ट हो गए भाई? कोई दिक्कत? इन दोनों सिल्टों के बीच जो बीच की दूरी ना, ये हमने डी मान ली पूरी यहाँ तक की। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दो सिल्टों के बीच की दूरी कितनी बताओ? कैपिटल डी है स्मॉल डी है? इधर ये बताओ, जब ये प्रकाश बाहर निकल रहा होगा, तो इतनी तो बात गारंटी दे रहा हूँ मैं, जो प्रकाश यहाँ से बाहर निकल रहा होगा उसकी तीव्रता और आयाम, जो तीव्रता और आवर्ती ज़्यादा होंगे। तीव्रता आवर्ती होगी, समान नहीं होगी उसकी तीव्रता, ठीक है? आवर्ती तो समान होगी, जब भी तो हमने द्विशील प्रयोग करा। कौन सी घटना को समझा रहा? व्यतिकरण की घटना। और व्यतिकरण दो प्रकार का हो, एक संपोषी हो, और जो अदीप्त फ्रिंज है ना, वो बिना इसी व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है। ऐसा समझ, जो दीप्त फ्रिंज है ना, वो प्रदर्शित करता है संपोषी व्यतिकरण को। ऐसा समझ में? इसे ना हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं डार्क, इसे बोलते हैं ब्राइट। ऐसा समझ? तो तुम्हारी जिंदगी ब्राइट होनी चाहिए, दीप्त फ्रिंज जैसी होनी चाहिए। अभी पता लग जाए, देखो कैसी जिंदगी तुम्हारी। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत सोना डेरिवेशन, सच में, ठीक है, लेकिन बहुत हार्ड भी है। इसे करवाने के अलग अलग तरीके। अभी भी मैंने बैठे नया तो देखा खोज जाए इसमें। ऐसा समझ में? मुझे तो ऐसा लगा, अभी मैं देखो 12वीं क्लास की किताबें उठा के पढ़ता हूँ, ऐसा लगा मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी, सच में ऐसा लगा अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी। अभी मैंने नहीं खोज करी, मैंने मतलब डायरेक्शन इस तरह करवाया नहीं है, ऐसे पहली बार करवा रहा हूँ तुम्हारे सामने। पहले दूसरे तरीके से करवाऊँ था, किताबी तरीके से, तो मैंने सोचा इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं।
तुम्हें ऐसा लगा भी 12वीं क्लास में पढ़ना अभी बहुत कुछ बाकी है। समझ में आया बात? अभी मैं एनसीईआरटी किताब पढ़ता हूँ या दूसरी किताबें पढ़ता हूँ, ऐसा लगा भी बहुत कुछ बाकी पढ़ने का। समझ में आया बात है? और तुम पता नहीं कैसे मान लेते हैं सिलेबस पूरा होगा। सिलेबस तो कभी पूरा होता ही नहीं। भाई पढ़ लो। तो यहाँ एक पर्दा भी होगा, पर्दा है पर्दा। इतनी बात बता दो भाई, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? भाई ये बब्बू यहाँ कितना आयो? वो पॉइंट नहीं होगा वो। तो ये पर्दा होगा हमारा, ये स्क्रीन भी कह सकते हैं आप इसे, पर्दा भी कह दो। तो पर्दा कह दो या स्क्रीन कह दो। इसमें बहुत सारी फ्रिंज बनी हुई होगी, बनी हुई होगी नहीं? ऐसा मान लो बनी हुई, बस मैं बना नहीं रहा हूँ, समझ गए? और कुछ ऐसी फ्रिंज होगी जो दीप्त फ्रिंज होगी, और कुछ ऐसी होगी जो अदीप्त फ्रिंज होगी। ये बात सही है? मान लो यहाँ कोई फ्रिंज है, ठीक, यहाँ कोई फ्रिंज है, क्या पता वो दीप्त भी हो सके अदीप्त भी हो सके, मुझे क्या पता। ठीक, हम बीच की स्थिति ले लेंगे। यहाँ मैंने एक बिंदु मान लिया, इस बिंदु का नाम है पी, ये पॉइंट है। यानी इस पॉइंट पर, इस बिंदु पी पर मुझे स्थिति निकालनी, फ्रिंज की स्थिति निकालनी कि फ्रिंज कितनी दूर है। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ तक लेके ये बिंदु ओ है तो यहाँ इसका एक ये बताओ सेंटर भी होगा, इसका पूरा का पूरा सेंटर, इस पूरे पर्दे का कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा ही, दीवार का भी एक सेंटर होगा। समझ में आई बात? या तो ये बताओ, इसका नाम ओ है, मैं इसका नाम देने जा रहा हूँ एम, एम नाम दे दिया सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, अब ये बताओ यहाँ तक लेके दोनों पर, ये बताओ ये दो जो हमने गत्ता लगा रखा है, ये पर्दे, ये बताओ जो हमारा एक्सपेरिमेंट करा हमने, जहाँ ड्यू शिल्ड प्रयोग करा, उस गत्ते के बीच की दूरी और पर्दे के बीच की दूरी, ये कुछ ना कुछ दूरी तो होगी, या कुछ तो होगी दूरी। इस दूरी को मैंने स्मॉल कैपिटल डी मान लिया, या दूरी को मैंने पर्दे तक की दूरी है, जहाँ ड्यू शिल्ड लगी हुई है ना, ड्यू शिल्ड से लेकर पर्दे तक की दूरी कैपिटल डी है। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? निकालना क्या है? उस फ्रिंज की स्थिति निकालनी, वो फ्रिंज कितनी दूर स्थित है, आया समझ में? उस फ्रिंज की स्थिति निकालनी। तो ये फ्रिंज की स्थिति निकालनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्थिति निकाल लेंगे, इस तो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्थिति निकाल लेंगे। इस दूरी को मैंने कुछ ना कुछ मान ही लिया। कितना मान लिया? चलो बताओ कितना मान लिया? समझ में आया बात? ये बात कोई प्रॉब्लम है? अब जब प्रकाश जागा तो प्रकाश तो इधर भी जागा, इधर भी जागा, इधर भी जागा, इधर भी जागा, चारों तरफ जागा। आया समझ में? मान लो प्रकाश की जो तरंग है ना, प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, प्रकाश ऐसे चला गया, देखो ऐसे चला गया, इसे हम कहेंगे S1P। यहाँ तक की दूरी S1P नहीं हो गया, यह प्रकाश तरंग गया, क्योंकि प्रकाश को तरंगों के रूप में माना गया। आया समझ में? जब प्रकाश को तरंगों के रूप में माना गया, एक प्रकाश की तरंग यहाँ से भी जागी। ये बात बता दो, समझ में आ रही नहीं आ रही? किसी बच्चे को दिक्कत है क्या भाई? यहाँ तक दिमाग में घुस रही क्या गलनाएं? अरे गलनाएं दिमाग में घुस रही क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? S1 से लेकर S2 तक की दूरी कितनी? छोटे वाला डी बड़े वाला डी? जब यह दूरी डी है तो यह भी कितनी होगी? मान कर रखना, मैं मान नहीं लिख नहीं रहा हूँ, मान कर रखना दिमाग में। हाँ डी जी, डी है जी। पूछूंगा तो मैं तुमसे कि बता बेटे कितनी दूरी है, तो अब बताओ मुझे डी है यार। ऐसा समझ। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स का प्रयोग करता हूँ। इतना हार्ड मैथमेटिक्स नहीं है, छोटा छोटा सिंपल मैथमेटिक्स। फ्रिंज की स्थिति निकालनी, वाई का मान निकालना, फ्रिंज कितनी दूर। अरे फ्रिंज कितने हो? दो हो। एक तो ऐसा हो जो दीप्त फ्रिंज हो, एक अदीप्त फ्रिंज हो। और जो दीप्त फ्रिंज होगा वो तो तकड़ा चमकता होगा, आया समझ में? उसकी तीव्रता भी ज़्यादा होगी, और फिर आवृत्ति भी ज़्यादा होगी, और फिर आयाम भी ज़्यादा होगा। और जब आयाम और तीव्रता ज़्यादा होगी तो फिर व्यतिकरण कौन सा होगा भाई? अच्छा, संपोषी व्यतिकरण सब चीज़ अधिकतम नहीं होती, और अधिकतम उच्चिष्ट भी कह सकते, उच्चिष्ट। तो हमें ना फ्रिंज की उच्चिष्ट स्थिति में निकालनी है, निम्निष्ट स्थिति में निकालनी, उच्चिष्ट। आया समझ? तो हमें ना ऐसे भी कह सको, संपोषी व्यतिकरण के लिए हम फ्रिंज की स्थिति निकालनी, तो इसका मतलब हम दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल ले। अगर मैं इस बात को नहीं कह सकूं उच्चिष्ट स्थिति निकालनी, तब भी हम दीप्त फ्रिंज की बात कर रहे। अधिकतम स्थिति निकालनी, तब भी हम दीप्त फ्रिंज की बात कर रहे। एक ही चीज को साइंस में भाषा का खेल है सारा का सारा। कैसे समझना? मैं कहने लगूँ ये लड़की पागल है, नु कहते बेवकूफ, अंतर थोड़ा ही है, पागल और बेवकूफ एक जैसे ही हो। ऐसा समझ में? हमें दूसरी भाषा में पढ़ती नहीं, तीसरी भाषा में बहाने बताती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा, दिल में दर्द हो रहा, फलाने में। समझ में आए बात? यही तो मतलब हो। तो एक ही चीज को कई तरीके से घुमा सकते हैं, खूबी हो सब्जेक्टों में। क्या क्या तो सत्य चाह रहा है ऐसे पढ़ी बिल्कुल तो देखा नहीं, तो अपने सारे बैठ, चाहे किसी को दिक्कत ही हो, सीधी बैठ जा, अपने सारों को बैठ जा। सारे चाहिए इंसानों को है। कौन कितनी उम्र होगी? 18-17 खतरनाक एज हो, सच में। इस एज तक बच गए ना, दुनिया में हर जगह तो बच जाओगे। 17-18 की उम्र हो गई है तुम्हारी, 17-18 के आसपास। तो एक तो 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 खतरनाक एज है, डेंजर एज है? हाँ याद रखना, डेंजर एज है, डेंजर एज।
यो जो उसके बाद 21 साल के बाद थोड़ी थोड़ी समझ आनी स्टार्ट हो कि जो हम कर रहे थे वो गलत था। ऐसा समझ में रियलिटी बता रहा हूँ। जो तुम्हारे पास एनर्जी ना उसका इस्तेमाल कहीं भी करा जा सके। अब देख लो तुम उस एनर्जी का इस्तेमाल क्या करना। और यह बात बताई थी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एनर्जी, ऊर्जा। आइंस्टीन ने चिल्ला चिल्ला को कुत्तों की तरह बताया, ऐसा समझना कि एनर्जी सेव कर लो, बचा लो। और ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी का लॉस कर रहे हैं। लेकिन ऊर्जा को कभी हम नष्ट नहीं कर सकते, ना कभी उत्पन्न कर सकते। इसी तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या हुआ, यही बात यहाँ पता लगेगी इसमें, यही बात इसमें पता लगेगी। एक वस्तु दूसरी यहाँ पढ़ ले सर कोई दिक्कत यहाँ तक। जरा एक बात बताओ, ये S1P है यहाँ तक की दूरी है और ये S2P है। तो S1 से लेके यहाँ तक की दूरी है और S2 से लेके यहाँ तक की दूरी है। तो यूँ बताओ इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा। तो ये बड़ी दूरी तो यहाँ बड़ी दूरी और छोटी दूरी यहाँ। और तो कहते हैं बड़ी दूरी में तो छोटी दूरी घटा दो। तो बड़ी दूरी में तो छोटी दूरी घटा दोगे ना तो निकल जाएगा आपका पथांतर। आज उसे जो पथांतर हो ना वो बोलते हैं पथों के बीच का अंतर। पथ माने हो रास्ता। मैं कहते हैं मैं पथिक हूँ, राइटर लिखता मैं पथिक हूँ, इसका मतलब मैं रास्ते पर चलने वाला हूँ, मैं राही हूँ। आया समझ में। तो पै पथ बना, पहले पथिक बना और पथिक रास्ते वाला बना। रास्ते का मतलब दूरी हो। देखो यहाँ चलेगा पति नहीं है पथिक, बदतमीजी रहोगे तुम। ये बड़ी दूरी S2P और ये S1P है। S2P में से S1P घटा दोगे तो पता लग जाएगा बेटे यार यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी आ रही है। ये वाला पोर्शन निकालना तुम। देखो यहाँ इतना अंतर आ जाएगा। इसका नाम कुछ दे दूँ, इसका नाम दे दिया N, मेरा फेवरेट अक्षर। ऐसा समझ में। चलो इसके बाद ना धीरे धीरे यहाँ एक तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऐसा मान के चलते हैं एक सीधी रेखा पर कोई लंब डाल दो तो 90 डिग्री का कोण बन। नम का मतलब भी 90 डिग्री हो। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं। ये कुछ ना कुछ कोण होगा, भले ही बहुत छोटा कोण हो। ये वाला कोण दिखाई दे रहा तुम्हें, इसे मैं खींच कर लिख दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ ना लिखता वहाँ लिख देता हूँ थीटा। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं भाई किसी को प्रॉब्लम सबकी समझ में आएगी। कौन सा चित्र में किस तरह बनना। बहुत हार्ड डेरिवेशन है, मजाक नहीं करूँगा तो समझ में नहीं आने का। समझ में आए बात। ये मजाक मजूक करना सब रणनीति का हिस्सा हो। क्या होगा, चाल लगा। अच्छा ये बात बता दो, समझ में आई नहीं है भाई कोई दिक्कत तुम। अरे भाई कोई दिक्कत है क्या। चलो जी अच्छा ये बताओ जो कैपिटल डी ज्यादा होगा स्मॉल डी ज्यादा होगा। सोच लो, पक्की बात। पर्दा काफी दूर होगा, ये दूरी बहुत कम होगी। नाम ही जब स्मॉल डी है तो इस अंदाजा ही लगा लो, समझ में आएगी बात है। तो जरा एक बात बताओ ध्यान से। अब एक किरण और गुजार रहा हूं, देखना ध्यान से अच्छे तरीके से। देखो बिंदु P पे मिलाओ उसे। ये भी कुछ ना कुछ कोण होगा। इस कोण, ये कोण कितना है वाला कोण थीटा। ये भी कोण कितना होगा थीटा। इस कोण को थीटा क्यों, इसे हम बोलते हैं जो एक ही रेखा के साइड बनते हैं उन्हें हम संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण, ये भी कोण थीटा होगा हमारा। ठीक। तो ऐसे कितने त्रिभुज है जिसमें कोण थीटा। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे तुम देखो, S P, देखो यहाँ देखो O P और M, इसमें एक कोण थीटा होगा। और देखो S1 N और S2, इसमें भी एक कोण कितना होगा थीटा होगा। यह बात बता दो बुझा रही नहीं बुझा रही। कितने त्रिभुज है, दो, इसमें कोण कोण कितना थीटा। ये बात बता दो समझ में आ रही नहीं आ रही है। ठीक। ये दो किरण है, एक किरण तो जा रही है S1 से, एक जा रही है S2 तक। इसमें से अगर हम इसे घटा देंगे तो यह वाली दूरी नहीं बच जाएगी, पथों के बीच का अंतर निकल जाएगा। और जो पथों के बीच का अंतर हो वो क्या बनेगा, पथांतर। अब पथांतर भी दो प्रकार के हो, एक तो हो संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, एक हो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। कॉपी खोल लो और बताओ संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना हो और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना हो। और मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो जल्दी मुझे चेक करके बताओ संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना हो।
डेल्टा एक्स बराबर पथांतर बताओ कितना आया था, पथांतर आया था लैम्डा एन या एम, ठीक है शाबाश वेरी गुड। और विनायसी व्यतिकरण के लिए कितना आया था, विनायसी व्यतिकरण के लिए कितना आया था बताओ, लैम्डा बताओ 2m माइनस के प्लस के 1 अपॉन लैम्डा अपॉन 2, ऐसा था क्या, ये था। तो ये विनायसी व्यतिकरण के लिए पथांतर था, वो किसके लिए था, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, ये पथांतर। इसी बात को हम यूज करके आराम से निकाल लेंगे पथांतर। चले भाई, इधर देख लो, पढ़ रहे यार। इस वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज S1 S2 और N, इसमें कोई कोण थीटा है, त्रिभुज देखो, त्रिभुज S1 S2 N में है कोई, देखो मैं इसे यहाँ बना रहा हूँ साइड में तुम्हें समझाने के लिए। ये वाला कोण बताए, ये कितना यहाँ तक का है, ओए ओए वजन दिख कर कड़ी चावल दिख जाते हैं S2 और ये कितना N, फिर नहीं आता कड़ी चावल नहीं 90 डिग्री सामने मुझे करनी होती, 90 डिग्री सामने मुझे करनी तो हो। ये कोण कितना थीटा नहीं आया, और थीटा के सामने मुझे लंब हो, ये लंब होगी तो फिर ये आधार हो जाएगी। अब हमने क्या समझा था, अगर मुझे ना ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, अगर मुझे साइन थीटा का सूत्र लगाना हो, उसमें इस त्रिभुज में साइन थीटा का सूत्र लगाना हो, तो साइन थीटा बराबर, बाबू देखो क्या सूत्र हो, साइन थीटा बराबर सूत्र हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बताओ इसमें कितना, लंब का मान कितना है S2n बटे में कर्ण का मान होता कितना S1 S2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, देख लो इस वाले त्रिभुज के अंदर ना मैंने साइन थीटा का सूत्र लगाया S2n बटे में S1 S2। ये बात बता दो सबकी समझ में आ रही नहीं आ रही, देख लो एक बार चेक कर लो। जब बताओ S2n S1 S2 S1 S2 है कहीं इसमें S1 S2, वहाँ तक की दूरी कितनी, लिख दूँ यहाँ स्मॉल डी, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर लड़ियों मेरे साथ, ठीक चलो लिखो, तुम्हारे कहने पर लिख रहा हूँ साइन थीटा, मेरे कहने पर पढ़ा रहे तुम कितना लिख दूँ यहाँ स्मॉल डी। अब यूँ करियो कि स्मॉल डी नीचे तो माइनस का होगा, ऊपर प्लस का होगा, सेफ्टी की तरह वो उस चैप्टर से बाहर निकल गए चलो इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है भाई। चलो अब एक काम करो, ऐसा त्रिभुज और तलाश दो, इसे समीकरण एक मान लो समीकरण एक, इसे ऐसा त्रिभुज की तलाश करो, ऐसे त्रिभुज जिसके अंदर कोण थीटा हो, ऐसा त्रिभुज है कोई इसमें, हाँ POM पोम, त्रिभुज POM में, इस त्रिभुज में थीटा, कैसे तुम मेरे हाँ पता नहीं मेरे कैसे, देखो 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 कितना मैटर का बताओ, इस त्रिभुज में tan थीटा का सूत्र लगाओ, tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर सूत्र हो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये सूत्र हो tan थीटा। अब देखो थीटा का तो मान यहाँ थीटा ही है, थीटा ही रखेंगे। ये बताओ लंब का मान y नहीं है इस त्रिभुज में, तो y लिख देंगे यहाँ से, और आधार, ये आधार नहीं है पूरा का पूरा, यहाँ से आधार कितना d। ये बात बता दो समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक, ठीक। समीकरण कितनी बन जाएगी, ये थीटा बहुत छोटा, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा, साइन थीटा tan थीटा में कोई अंतर नहीं, इतने छोटे हैं, लेकिन चूंकि थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, छोटा है, जब थीटा बहुत छोटा हुआ ना तो पता क्या होगा, इससे इसका मान दोनों का बराबर होगा, इन दोनों का मान बराबर होगा। ऐसे कह सकते हैं साइन थीटा ना, साइन थीटा ये लगभग का चिन्ह, ऐसा समझ में, लगभग एक डंडा निकालना नीचे से, लगभग बराबर होगा tan थीटा के,
जब टेन मतलब साइन थीटा का मान टेन थीटा के लगभग बराबर होगा, इतने पोर्शन इस पोर्शन के बराबर नहीं हो जाएगा। तो S2n/d बराबर y/d। कितना आसान बन गया। अच्छा बड़े वाला डी, सॉरी बाबू, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये प्लस का इधर जाएगा, ऐसा दिखाई देगा S2n बराबर y/d इंटू डी। कोई दिक्कत है? अब चित्र में झांको S2n कहाँ लिखा हुआ है, S2n यूँ निकल गया पथांतर। बताओ पथों के बीच का अंतर पथांतर। पथ है ना, पथों के बीच का अंतर पथांतर। सही है, हमने निकाल लिया है पथों के बीच का अंतर। तो क्या निकल गया है, क्या निकल गया है? पथांतर। ये बात बताओ, पथांतर निकल गया पथांतर। ठीक है, अब जरा एक बात देखना, गौर से देखना और बताना नहीं किसी को भी, ठीक है? जरूर। ये हम पथांतर निकाल लिया हमने, लेकिन हम तो यूँ निकालना, पता दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालनी और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालनी है। तो वो तो आपने निकाल ली नहीं, आप तो पथांतर निकाल ले हुए। अच्छा दीप्त फ्रिंज, जब दीप्त फ्रिंज की बात करते हैं दीप्त फ्रिंज की, तो कौन सा व्यतिकरण हो जब दीप्त फ्रिंज की बात करते हैं? संपोषी व्यतिकरण। और जब अदीप्त फ्रिंज की बात करते हैं तो कौन सा व्यतिकरण हो? विनयी व्यतिकरण। समझ में आया बात? यानी ये पथांतर का सूत्र। अच्छा संपोषी व्यतिकरण के लिए तो पथांतर का सूत्र लैम्डा m हो। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? समझ में आई बात है? लैम्डा m हो नहीं होता, बराबर रखूंगा, पहली कंडीशन। इसी बात को मैं उच्चिष्ट भी कह सकता हूँ, बताया था मैंने संपोषी व्यतिकरण में उच्चिष्ट भी कह सकता हूँ, अधिकतम भी कह सकता हूँ, उच्चिष्ट स्थिति भी कह सकता हूँ, या ऐसे भी कह सकता हूँ दीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो मैं अगली हेडिंग यही बना रहा हूँ, दीप्त फ्रिंज की स्थिति, फिर अगली हेडिंग बनाऊंगा अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल लूंगा। पता करूंगा दीप्त फ्रिंज कितनी दूर हो, फिर पता करूंगा अदीप्त फ्रिंज कितनी दूर हो। दूर का मतलब स्थित। ये बात बताओ, समझ में नहीं? पेपर में आया हुआ, इस आसान कोई तरीका नहीं है इसका। ये अभी आया मार्केट में ताजा। समझ में आया बात? चलो अभी क्या कर रहे हो? तो पहले नंबर पर हेडिंग बना लूं दीप्त फ्रिंज की स्थिति। दीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल लेंगे। तो बताओ दीप्त फ्रिंज की जब स्थिति निकाल लेंगे तो दीप्त फ्रिंज के लिए बताओ संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना हो? तो जो लैम्डा m का मान होगा, लैम्डा m का मान बराबर होगा इसके, लैम्डा m का मान इसके बराबर नहीं होगा। तो बताओ कितना बैठेगा, क्योंकि वो भी पथांतर और वो भी क्या है? पथांतर। तो पथांतर बराबर क्या हो जाएगा? पथांतर y/d। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? किसी बच्चों के यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई? यहाँ तक एक काम करो, y का मान निकाल लो भैया, क्योंकि y का जब मान निकाल लोगे जब तो स्थिति निकाल लोगे। तो y का मान निकाल लो, यहाँ तक दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल लो। इसकी गुणा करो लैम्डा m इंटू में d और ये बराबर y इंटू में t। तो d बटे में लेके चले जाओ, y बराबर बैठेगा भाई लैम्डा m d पूरे के पूर्ण में स्मॉल d। यही तो थी दीप्त फ्रिंज की स्थिति। दीप्त फ्रिंज इतनी दूर है। पेपर में सवाल कैसा पूछेगा इसके ऊपर? ये पूछेगा दीप्त फ्रिंज बताओ कितनी दूरी पर बढ़नी। दूरी तो है दीप्त फ्रिंज की दूरी है, बताओ कितनी दूरी बढ़नी है। जब तो जो प्रकाश की तरंग ढल रही है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, यानी लैम्डा का मान दे दिया। m का मान तो तुम अपनी तरफ से रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 तो कांस्टेंट हो। बता दोनों पर्दों के बीच की दूरी ना 5 मीटर है, 7 मीटर है। 7 मीटर का पर्दा लगा हुआ सिनेमा वहाँ हॉल में, ऐसा कर देगा तो डी का मान दे देगा। और ये कह रहा दो जो सिल्ट है ना, 2 सिल्ट उनके बीच की दूरी 20 मीटर है, 5 मीटर है, 4 मीटर है। अगर ये होंगी तो ऐसा करके तुम दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल सकते हो। अभी तो मैंने दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल ली, अब अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल लूंगा। निकालना चाहते हो? अच्छा इस बात को मैं ये भी कह सकता हूँ उच्चिष्ट स्थिति, ब्रैकेट में लिख दो इसके उच्चिष्ट स्थिति, दिक्कत तो नहीं है तक। अधिकतम स्थिति भी लिख सकता हूँ। चलो मैं तुम्हारे कहने पे लिख रहा हूँ, देखो इसमें किताब में भी लिखा हुआ उच्चिष्ट या दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। मैं यहाँ लिखता हूँ उच्चिष्ट स्थितियां। उच्चिष्ट स्थितियां किसकी स्थितियां भाई? कौन सी फ्रिंज किसकी स्थितियां? तो दीप्त फ्रिंज चमकती होगी नहीं चमकती होगी? चमकती होगी तो कौन सा व्यतिकरण होगा? पता लग गया होगा क्यों रख रहे बराबर? ये सब चीज का कारण हो ना, बिना कारण के कुछ होता ही नहीं। दूसरे नंबर पर चले जाओ। अब मुझे कौन सी स्थिति निकालनी चाहिए, नहीं बताओ मुझे तुम। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो हेडिंग बताओ क्या बनाऊं?
देखो कितने होशियार हो तुम। मैंने आगे से लिख के तुम खुद ही बता रहे। अब अगर तुम्हें नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, इतनी भी जानकारी तुम बताओ क्या रखने वाला हूँ मैं, इस वाली चीज़ को उसके बराबर नहीं रखने वाला। क्यों पता? क्योंकि तुम्हें पता है इसलिए किताब में लिखा है। और लोग क्या करते हैं, पहले किताब में लिखा है इसलिए हम पढ़ते हैं। समझे नहीं क्या पढ़ने में अंतर? किताब में लिखा हुआ इसलिए तुम पढ़ते हैं, ये पढ़ाने का तरीका हो नहीं। किताबों बाद में लिखा है क्योंकि तुम पढ़ते हो। पहले तुम्हें पता इसलिए किताब में लिखा हुआ। लोग कहते हैं सब चीज गूगल पर, नहीं, पहले तुम्हें पता था जब गूगल पर गया। समझ में आया बात है? ये मत भूलना, टेक्नोलॉजी कितना भी आगे चला जा, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला था इंसान ही। इस बात औकात तो बाहर मत निकलना। समझ में आया बात ये? ठीक, इसके आदि मत बनना टिक टिक करने के, फोन पर बैठे बैठे। हाँ कहाँ, यहाँ आएगी, चल तू वहाँ से यहाँ जा, ठीक है चल छत पर आजा, छत पर दिखाई नहीं दे रहा, चल आजा। ए याद है सेट्टी यहाँ देख लो या 18-17 साल की उम्र ही ऐसा जोश हो, बताया तो इतना खतरनाक जोश हो ना, ऐसे लोग फाड़ के फेंक देंगे, होना कुछ है नहीं। ऐसा समझ लो, जितनी एनर्जी है ना सारी यहाँ खपा दो। चलो अगली हेडिंग बताओ मुझे क्या बनानी चाहिए। एदीप्त फ्रिंज की स्थिति, फ्रिंज की स्थिति। अच्छा इस बात को ब्रैकेट में बताओ क्या लिखना चाहिए। इसे तो लिखा है उच्चिष्ट स्थितियां, तो यहाँ पे न्यूनतम स्थितियां हो। न्यूनतम को कहते हैं निम्निष्ट, चिन्ह नहीं है निम्निष्ट। दिल की बात बता दूं मैंने क्योंकि मैं भी तो थोड़ा जैसा ही रहा हुआ किसी जमाने में यार। ऐसा समझ निम्न, निम्नी, निम्निष्ट, सही है ना? अपने आप लिख लिया यार, निम्निष्ट स्थितियां। इतनी बात बताओ समझ में आई? अच्छा ये करेंगे हम, ये बताओ तो इसमें पथांतर निकाल लेंगे हम। तो पथांतर ही तो पथांतर किसके लिए निकाल लेंगे? विनाशी व्यतिकरण के लिए। और जब विनाशी व्यतिकरण की बात कर रहे हैं तो कौन सी फ्रिंज हो? एदीप्त। देखो तीर का चिन्ह भी यही बात बता रहा और वो भी यही बात बता रहा। इसके बाद तुम दुनिया की किसी किताब में तो पढ़ लेना, लेकिन ये तरीका यूनिक है जिस किताब में दिया हुआ। ऐसा समझ में, ये सबसे बेस्ट तरीका लगा मुझे, नहीं तो बहुत बड़ा इस डायरेक्शन को करा जा सकता है। अभी तुम बताऊंगा कैसे करोगे। अभी तो इनकी चौड़ाई भी निकलेगी, फ्रिंज की, एदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी निकलेगी। ऐसा समझो, और वही पेपर में डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। दीप्त फ्रिंज की, एदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई पेपर में निकालने को, ये 5 नंबर में। ऐसे फिर सारा करना पड़ता है। तक तुम क्या सोच रहे थे ना आसान हो, नहीं, यहाँ बहुत थ्योरी लिखनी पड़े इसमें। लोगों को नहीं पता है क्या भला है, इसे बहुत हार्ड मान के चले हुए। हार्ड लग रहा तुम्हें? हार्ड लग रहा है? आसान तरीके से समझाया मैंने बहुत आराम से, स्पीड स्लो नहीं रखी। इतनी देर में तो बहुत दूर भाग जाऊँ मैं। ऐसे अब बताओ यहाँ क्या लिखूँ मैं, तुम बता दो मुझे क्या लिखूँ मैं। पहले बताओ वाई डी अपॉन डी, पहले लिख दो। पहले बताओ इस पथांतर लिख दो पहले, 2m प्लस के 1 इंटू लैम्डा वाई पूरे के 2। और बताओ क्या लिखूँ? बराबर लिखूँ वाई डी अपॉन डी, बराबर वाई डी अपॉन डी। ठीक, किसका मान निकाल लोगे यहाँ तो? वाई का। वाई तो जब जैसे तो वाई तुम निकाल लोगे तो समझ जाओ एदीप्त फ्रिंज पता लग जाएगा कितनी दूर है एदीप्त फ्रिंज। पता करो, चलो इसकी इधर गुणा कर देंगे और डी नीचे लेके चले जाएंगे। क्यों भाई सेट्टी ऐसा नहीं दिखाई देगा वो। वाई बराबर कितना बैठता का 2m प्लस के 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू कैपिटल डी और पूरे के बटे में स्मॉल डी। यह बात सबकी समझ में आ गई होगी। 2 भी कहाँ 2 बटे में था सच्ची? यहाँ तो यहाँ 2 लिख दूं? ये मन नहीं करना चाहिए, 2 तो 2 काट दिया। नहीं बदतमीजी नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। तो एदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकल गई। कौन सी फ्रिंज की स्थिति निकल गया? ठीक है, दिक्कत नहीं है अंत। एदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकल गई। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति या एदीप्त फ्रिंज की स्थिति, कोई प्रॉब्लम? चलो एक काम करते हैं, बस इतना नोट करो पहले तुम। हाँ वीडियो के अलावा कोई चारा नहीं है, पहले समझ लो कैसे करना। हेडिंग बनाई जाएगी यंग दिवसुल्ट का प्रयोग, और ये लाइन लिखनी इसके अंदर, अभी लिख कर दिखा रही हूँ। क्या लाइन लिखनी? ये लाइन लिखनी इसके अंदर। 1801 ईस्वी में थॉमस यंग ने यह बताया, थॉमस यंग ने व्यतिकरण की घटना का प्रायोगिक रूप प्रस्तुत किया।
1801 ईस्वी में वैज्ञानिक थॉमस यंग ने व्यतिकरणी घटना का प्रायोगिक रूप प्रस्तुत किया। ये बात लिख दोगे? ठीक। व्यतिकरणी घटना को समझाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग को हम यंग द्विशील प्रयोग के नाम से जानते हैं। ओके, ये पहले वाला चित्र बना के दिखा दूंगा वहां से, इतनी सी बात पर लिख कर। नहीं, ये वाला चित्र इतना वाला बताया ना मैंने, ऐसा समझ में। दूसरी बात, उसके बाद हेडिंग क्या बनेगी? ए वेरी चुप हो जाओ ना, कैसे दूसरे नंबर पर जाओ। अब दूसरे नंबर पे ये करना, हेडिंग बनानी दीप्त फ्रिंज की, हेडिंग बनाएंगे फ्रिंज की स्थितियां, ऐसे समझ में। तो फ्रिंज की स्थिति हेडिंग बनाएंगे, या फ्रिंज की जब स्थिति हेडिंग बनाएंगे तो उसमें सब सारा डाटा नोट करते चले जाएंगे, ऐसे ही करके सारा का सारा, और ये वाला पर्दा बना देंगे। इतनी तो बात समझ में आ जाएगी उससे। फिर हेडिंग बनाएंगे, फिर सिर्फ यहाँ हेडिंग बनाएंगे शुरू में फ्रिंज की स्थितियाँ, उसके बाद सारे यहाँ तक करके लेके चले जाएंगे। जब यहाँ तक लास्ट में जाके लिख देंगे, इसके यहाँ सामने तुम पथांतर लिख सकते हो। उसके बाद ये हेडिंग बनानी दीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, और बस ये भी साइड में लिख कर रखना वहीं से, वो समझ जाएगा। इतनी बात तक आवश्यक, पक्की बात है आवश्यक, आया समझ में? ठीक नहीं है, टाइम बच जाएगा तुम्हारा। भूल गए शुरू में क्या लिखना? भूल गए? 1801 ईस्वी में वैज्ञानिक थॉमस यंग ने, चाचा थॉमस यंग नहीं आए, ये वैज्ञानिक थॉमस यंग, वैज्ञानिक थॉमस यंग ने व्यतिकरण से संबंधित व्यतिकरण का प्रायोगिक रूप प्रस्तुत किया। व्यतिकरण का प्रायोगिक रूप दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, यह मतलब प्रस्तुत किया तो दुनिया के सामने करा, कुत्तों के सामने थोड़ा करा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? तो प्रायोगिक रूप प्रस्तुत किया, लिख दोगे? ठीक। इसके लिए उन्होंने एक द्विशील्ट प्रयोग किया। इसी के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया जिसे यंग द्विशील्ट प्रयोग के नाम से जानते हैं, ऐसा समझ। फिर अगली हेडिंग बनेगी फ्रिंज की स्थितियां, ये वाला चित्र साइड में, धड़ 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 और धड़ 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 धड़, समझ में? कोई दिक्कत? अरे बस उतार लो यहाँ तक, क्या दिक्कत होगी? अच्छा नहीं है, काश सारे डेरिवेशन है। चलो चुप हो जाओ भाई। ये पदांतर सुन लो, पदांतर में माइनस कर लेना, पदांतर माइनस हो, और यहाँ भी माइनस। कौन आ रहा है? आ जाओ, देखो बाबू बाबू, ये पर्दा बाबू इधर रखो। ओ सुबह, यहाँ देखो, ये दो कैसी फ्रिंज है नहीं बता दो? दीप्त अदीप्त, मैं दीप्त में आन दूंगा ना। चुप जाओ। अगर यार 90 नंबर की फ्रिंज है, मान लो यार, अगर 8वें नंबर की फ्रिंज है, 8वें नंबर की, 8th नंबर की फ्रिंज है, और यह 90 नंबर की फ्रिंज है, 90 नंबर की फ्रिंज है, ऐसा समझ में। तो इसमें 90 में से अगर 8 भी घटा देंगे तो बीच में कोई फ्रिंज पक्का रही होगी एक, तो वह दीप्त फ्रिंज होगी, अदीप्त फ्रिंज होगी? वह दीप्त होगी, अदीप्त होगी? ज़्यादा चमकती होगी कम? ज़्यादा चमकती होगी। तीव्रता ज़्यादा होगी कम होगी? तिरता नहीं, तिरवा, तिरता। तो 90 नंबर मतलब 9 में 8 घटा देंगे तो बीच का हिस्सा बच जाएगा, जो बच जाएगा निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसे बोलते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो जो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है ना, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, मतलब एक ऐसे में से एक और बनाएंगे हम। देखो ठीक, क्या करना पड़ेगा, देख लो ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। यहाँ दो हमारी दीप्त फ्रिंज है, मान लो 10वें नंबर की फ्रिंज, और यहाँ हमारी है 90 नंबर की फ्रिंज, 90 नंबर की, 9th नंबर की। तो इसके बीच में जो फ्रिंज होगी वो होगी हमारी अदीप्त होगी, दीप्त होगी। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी, तो हम क्या करेंगे? तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हम, तो ये ना जो दो दीप्त फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी, या दीप्त फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 10वें नंबर की फ्रिंज मतलब 90 नंबर की फ्रिंज घटा देंगे, तो ये बच जाएगा, इसमें से घटा देंगे। समझ में बात? 10वें नंबर की जो फ्रिंज होगी ना, 10वें नंबर की जो दीप्त फ्रिंज होगी, उस 90 नंबर की दीप्त फ्रिंज मतलब 10वें नंबर की दीप्त फ्रिंज मतलब 90 नंबर की दीप्त फ्रिंज घटा देंगे, ऐसे उसकी स्थिति घटा देंगे, तो ये बच जाएगी बीच में इसकी चौड़ाई, ये निकल जाएगी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अगर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी हो तो जो डार्क वाले होंगे, डार्क का मतलब जो होंगे अदीप्त फ्रिंज, 90 नंबर की जो अदीप्त फ्रिंज होगी उसमें तो 8वें नंबर घटा देंगे। इस बात को समझने के लिए हम वहाँ देखेंगे, चित्र के अंदर चलेंगे। अभी बताओ मुझे,
अगर मैं यहाँ इसी बात को मैं एक जनरल केस में ले लो, जनरल केस का मतलब ऐसे ले लो, जनरल केस का मतलब हो सकता है यहाँ से इसकी जगह हम यहाँ ऊपर एक ज़्यादा हो मेरे साथ, नीचे एक कम हो। अगर यहाँ जो चौड़ाई होगी, यहाँ जो चौड़ाई होगी पहले नंबर पर, यहाँ जो ऊपर चौड़ाई होगी उसे हमने मान लिया वाई जो लिखा हुआ है यहाँ से वाई, तो यहाँ लिखा हुआ वाई, इसे हमने m+1 मान लिया, m+1 एक ज़्यादा होगी ना, ऊपर की एक ज़्यादा हो तो नीचे हमारी एक जो चौड़ाई होगी या इसे हमने मान लेंगे यह m होगी खाली वाई कितनी होगी m। जैसे यहाँ 8 था तो 8 में एक जोड़ा कितना 9, m में एक जोड़ा m+1, समझे भाई। ऐसे यहाँ मान लो ये कौन सी ये कौन सी व्यंजन बताओ यहाँ, यह कौन सी व्यंजन है, अदीप्त या दीप्त, तो बीच में किसकी चौड़ाई निकल लगा, बीच में किसकी जो दीप्त की निकल लगा, तो दीप्त की चौड़ाई निकल लगा। समझ में आया बात है, ये सब चीज़ें बनानी नहीं तुम वहाँ तो बस सीधा मान रखना, आंसर निकाल लेना। लेकिन तुम समझाने के लिए कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकलेगी, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए मैं पता क्या करूँगा, पहले मैं अदीप्त फ्रिंज के पास जाऊँगा, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति देखूंगा, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई देखो कितनी वाई एम। अब उसमें पहले मैं वाई की जगह m की जगह m+1 रखूँगा। चलो पहले मैं इसका मान निकाल लूँ पहले, तो पहले नंबर यह बताओ कौन सी फ्रिंज है, बताओ। तो मैं लिखूंगा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, हेडिंग में यही बनाऊंगा बजा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो मैं हेडिंग में इसी पेन से बना रहा हूँ दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आने का दीप्त फ्रिंज की निकाल लो या चौड़ाई निकाल लो, क्योंकि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दोनों की सेम आ गई। अभी देखो तुम्हारे सामने निकाल लूंगा, तो पेपर में सीधा हुआ फ्रिंज की चौड़ाई याद करो, तो फ्रिंज की चौड़ाई चाहे दीप्त की हो चाहे अदीप्त की, दोनों की बराबर हो। अगर तुमने दीप्त की निकाल दी तो अदीप्त की भी इतनी आ गई। समझ में आया बात है, तो निकाल लो। चलो हम निकाल लेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लोगे तो पहले किसके मान की जरूरत पड़ेगी, वाई एम प्लस का मान। तो वाई एम प्लस का जो मान है तो ये कौन सा अदीप्त नहीं है, अदीप्त वाले सूत्र में जाओ और वहां देखो वाई एम का तो मान है, वाई एम प्लस का मान एम प्लस के वन का मान नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई लिखा है यहाँ, उसके सापेक्ष में क्या लिखोगे m+1 बराबर। अब ये बताओ यहाँ जब m तो यहाँ m नहीं आता, अगर यहाँ m+1 रख दिया तो यहाँ कितना आएगा m+1, तो कितना बैठेगा 2 ब्रैकेट m+1 ब्रैकेट माइनस कितना लिखा हुआ वहाँ 1 लिखा हुआ नहीं पूरे के बटे में कितना लिखा हुआ, पूरे के बटे में 2 कितना लिखा हुआ d इंटू में क्या लिखा हुआ इंटू में लैम्डा इंटू। ये तो जरा एक बात बताओ, इसके अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दो कि कितना बैठेगा इसका वाई m+1 बराबर कितना बैठेगा 2m प्लस के 2 एकम 2 माइनस के 1 और पूरे के बट्टे में कितना बैठेगा 2 और स्मॉल d और ब्रैकेट 1 यहाँ तक लैम्डा इंटू में कितना d है, 2 में से घटाएंगे 1 तो वाई m+1 बराबर बैठेगा 2m+1 पूरे के बट्टे में 2d ब्रैकेट लैम्डा इंटू d। ये तो बैठेगा, ये किसका मान आया, वाई m+1 का मान आया समझ में। ये जो मैंने निकाला वाई m+ के मान वाई m+ के m का मान निकाला, ये दीप्त के लिए अदीप्त के लिए, यहाँ खोलो दीप्त वाला सूत्र नहीं दिख रहा तुम्हें, नींद सारी उतार दो, नींद चढ़ रही है आया समझ में। अब मैं किसके निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे इस मदद से घटाना, इसका तो मेरे पास मान आएगा, अब निकाल लेंगे वाई एम का मान, तो वाई एम का तो मान जो तू रखा हुआ इसे लिख दो, बता वाई एम का मान कितना, वाई एम का मान कितना, वाई एम 2m के 1 इंटू लैम्डा इंटू डी पूरे के बटे में 2d। कोई दिक्कत है अंतर, अब ऊपर लेवल नीचे वाला घटाया, अब हम निकाल लेंगे किसकी चौड़ाई निकाल लें, तो दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है ना उसे मैंने बीटा से कह दिया, बीटा से डिनोट कर दिया, तो बीटा बराबर ऐसे लिखेंगे, या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, मैं हिंदी में लिखूंगा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो उसे बीटा ही मान लो ना, क्या दिक्कत होगी, बीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये कलर यूज अच्छा नहीं लग रहा है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल ले तो बीटा इस वाले कलर से लिख दिया मैंने, समझ में आया बात, दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद चलो तो हम क्या करेंगे, किस्मत किसे घटाएंगे, इसमत से घटाएंगे, तो इसमत से घटाएंगे तो बताओ कितना वाई m+1 माइनस कितना बैठेगा वाई एम का मान रख देंगे। उसके बाद ये बीटा वाई एम प्लस के इसका मान बताओ कितना, इसका मान पूरा ऊपर लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस इसका मान 2m माइनस के 1 लैम्डा इंटू पूरे के अपॉन में 2d। सही है, किसके बराबर चल रहा है, बीटा के। अभी लास्ट हो जाएगा लिखूंगा बीटा, ठीक, कई बार बीटा लिखूंगा फिर बता दो। इस एलसीएम ले तो सेम नहीं आता, एलसीएम सुंदर किरण खींच देते हैं, तो जब सेम होता है एलसीएम सेम आ जाए 2d। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये पहले भी समझा रखा है,
बचपन से इस तरह समझा रहा हूँ तुम, जब नीचे का सेम हो ना तो ऊपर का भी सेम टेक दो। अच्छा अंदर गुणा कर दोगे इसके अंदर गुणा, तो बताओ क्या क्या बैठा गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दो अंदर। चलो 2m लैम्डा डी चिन्ह प्लस का, इसके इसमें गुणा कर दो लैम्डा डी माइनस, इसके अंदर गुणा करो। चलो 2m लैम्डा डी माइनस माइनस प्लस लैम्डा डी, ये धड़क धड़क, समझ गए? मर जा धड़क पिक्चर मर जाना, लेकिन ना धड़क पिक्चर, लेकिन जिसमें कहना तेरी मंजिलों को जाती है मेरे नाम की सड़क है ना। मुझे बहुत मजा आया जब किसी पिक्चर में हीरोइन मरा या हीरो मरा, मुझे बहुत मजा आया, बहुत सुकून मिला मुझे। एक लैम्डा डी, तो ये बताओ एक लैम्डा डी है इसमें, एक लैम्डा डी है, अगर एक एक्स में एक एक्स जोड़ो तो एक्स नहीं होता, तो एक लैम्डा डी कितना बैठेगा, 2 लैम्डा डी, बाद में बताया यहाँ देख ले, ऐसा समझ में 2 लैम्डा डी अपॉन में कितना 2d, कुछ कट रहा है कुछ, 2 तो 4 कटता है यार, देखना जरा जिंदा नहीं है। तो बीटा बराबर आया, बीटा बराबर, ये बीटा बराबर आया हमारा सूत्र आया बीटा बराबर, बता बीटा बराबर कितना आया अपॉन, पेपर में कई बार आ रखा है कि फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लो, तो फ्रिंज की चौड़ाई चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त हो यही होगी। अच्छा ये वाली निकाल के दिखाओ मैं तुम्हें क्या कहते हैं उसके दीप्त फ्रिंज की, उसे खुद निकाल लो, मैं उसे निकालने का, मैं तो लिखूंगा दूसरे वाला इसी प्रकार, ऐसे समझ, जिस प्रकार में इससे निकाला इसी प्रकार तुम इसे निकाल लो, क्या दिक्कत हो रही है? तुम बस यहाँ ये कैसे कलर का बना लोगे, ब्लू कलर का बना लोगे, और इसे भी ब्लू कलर का बना लोगे तो बीच में ब्लैक आ जाएगी, और इस तरह। और ये बताओ इसमें वाला सूत्र लगा लोगे, इसमें सूत्र लगा दोगे, इसमें तो मैंने पहले वाला सूत्र प्रयोग करा, तुम इसमें वाला सूत्र प्रयोग करोगे, तो मैं सीधा दूसरे वाला लिख रहा हूँ, दूसरे वाला सेकंड वाला भी। अगली हेडिंग बताओ, दूसरी हेडिंग क्या बनानी चाहिए मुझे, दूसरे वाली हेडिंग बताओ। तो कितने होशियार है यार तुम, बताओ दीप्त फ्रिंज कौन कहते हैं तुम यार, मतलब यहाँ तब लिखेगा किताब पर, क्योंकि तुम्हें पता है समझ, तुम बताओ क्या होगा, क्या हेडिंग बनाओ, दीप्त अदीप्त, शाबाश स्पेल्डन नोसनी, दीप्त फ्रिंज, फ्रिंज क्रिंज ने फ्रिंज की चौड़ाई, चौड़ाई निकालनी है उसकी, कैसे निकालना है चौड़ाई, विच इज डिनोट बाय अल्फा, इसे कैसे बेटा प्रदर्शित करती बेटा, इतना ही आएगा। कैसे निकाल लोगे, इस वाले सूत्र का प्रयोग करोगे, पहले इसमें m+1 रखोगे, फिर जिस ई वाई एम का मान है ही उसमें से घटाओगे, यही आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार, ये इसी प्रकार है ना, बहुत बड़ा खेल है। इसी प्रकार का मतलब जिक करियो करेक्ट करियो, इसका मतलब जिक करियो करेक्ट करियो, ठीक। तो इसका भी आंसर यही आएगा, लैम्डा अपोन कितना, लैम्डा डी अपोन कितना बैठेगा स्मॉल डी। पेपर में बता कैसे सवाल है सर, अगर बहुत हार्ड पेपर बन जाए, सिद्ध कीजिए यंग के द्विशिल्ट प्रयोग में अदीप्त और अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो लगभग बराबर होती है, तो बराबर होती है, देखो बराबर होती है, यहाँ तक सिद्ध करना पड़ेगा। जो इतने निकाल के बैठ जाए ना कि फ्रिंज की चौड़ाई निकाल के बैठ गए तो हवा खराब हो जाए, फिर ऐसे सवाल बदल बदल के पूछ लो, इसलिए मैंने बदतमीजी खिंडाई नहीं बिल्कुल भी, समझ नहीं बात, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तुमने अल्फा का भी मान निकाल लिया और बीटा का भी मान निकाल लिया, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी निकाल ली, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी निकाल ली। इस चौड़ाई के ऊपर सवाल आया हुआ कैसा, एक तरंग दैर्ध्य एक 6000 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, लैम्डा का मान दे दिया। दो पर्दों के बीच की दूरी 10 मीटर है, 5 मीटर है, डी का मान दे दिया। दो शिल्टों के बीच की दूरी 3 मीटर है, डी का मान दे दिया। फ्रिंज की चौड़ाई याद करो, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई याद करो, अल्फा का मान निकालना, उसकी ये भी कैसे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई याद करो, तो फिर बीटा सूत्र तो वही रहेगा। बोल लो कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 नंबर का डेरिवेशन करवा दिया, पूरा आया ना, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई याद करो, सारा करना पड़ेगा और यहाँ तक जाना पड़ेगा। समझ में आया बात, यह नोट कर लो, 5 बार ही करके लेगा ना। एक तो बड़ी प्रकाश के अपवर्तन की, देख लो टॉपिक क्या है हमारा, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, पोलराइज ऑफ लाइट क्या हो, ठीक। बहुत सारी बातें बताऊंगा, एकदम सुनो तुरंत सारी बातें। एक हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का जब मैंने सिद्धांत पढ़ा था तो उसके अंदर दौरान यही बात समझी थी हमने कि हमने इसमें यही हम कभी ये सिद्ध नहीं कर पाए हम कि कभी जो प्रकाश है ना एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश में हम ये प्रकाश को ये कभी सिद्ध नहीं कर पाए हम, चाहे हमने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका को सिद्धांत पढ़ लिया कि प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। अब हम समझेंगे कि जो प्रकाश हो, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, क्या भला हो प्रकाश का ध्रुवण,
पेपर में आया कि प्रकाश का ध्रुवण से आप क्या क्या, क्या तात्पर्य है, तो क्या लिखोगे और समझना भी इसका मतलब क्या हो। इसने बताया कि जो प्रकाश है ना, जो वैज्ञानिक थे क्या उनका व्यंग वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है ना एक प्रकार का, वो तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में आगे बढ़ता। और ये विद्युत चुंबकीय विकिरण बता क्या हो, अभी समझे विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या हो, कौन सी घटना को हम पोलराइज कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो प्रकाश बताया कि प्रकाश है ना विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता। उन तो पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे कह दो या विद्युत चुंबकीय विकिरण कह दो, मैं नाम भी लिखने जा रहा हूँ, विद्युत चुंबकीय विकिरण। अभी एक एक चीज समझाऊंगा, ध्यान तो समझना, और जितनी बातें बताऊंगा सारी याद रखनी। अब बताऊंगा लिखना भी क्या इसके अंदर। जो प्रकाश था ना एक प्रकार का, प्रकाश का ध्रुवण समझा रहा हूँ किसे कहते हैं, तो प्रकाश का ध्रुवण देखो किसे कहते हैं। तो प्रकाश उन्होंने बताया, प्रकाश है ना विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद्युत चुंबकीय जो तरंग हो, विद्युत चुंबकीय तरंग कह दो। तरंग की जगह हम विकिरण शब्द भी यूज करते हैं, विकिरण, विकिरण भी यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है ना विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में आगे बढ़ता है। समझ में आई बात। यह इन्होंने जो हाइगेंस थे, उन्होंने हाइगेंस ने बताया था कि पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया पूरी ब्रह्मांड में एक माध्यम है, उसका नाम है ईथर। ईथर माध्यम में आगे बढ़ो। हालांकि बाद में जाकर बहुत सारी खोज करी गई, फिर बाद में जाकर पता चला ऐसा कोई माध्यम है ही नहीं। यह बात मैंने तुम हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ाते हुए बताई थी। समझ में आई बात। यह बाद में बहुत सारी खोजी, बाद में जाकर पता चला ऐसा कोई माध्यम है ही नहीं, ईथर नाम का कोई माध्यम ही नहीं है। अब ये जो बताया कि जो प्रकाश तरंग है ना, ये प्रकाश तरंग, हाइगेंस का सिद्धांत कभी इसी नहीं कर पाया कि प्रकाश तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। एक ध्वनि तरंग है, तुम्हें बोल के बता रहा हूँ, ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हो, मैं तुम्हारा आराम से आसानी से समझा सकता हूँ। मान लो मेरे हाथ में एक रस्सी, ऐसे समझ, उस रस्सी को मैंने ऐसे करके ना, ऐसे करके उस एक जगह मैंने उसे हैंग कर दिया। हैंग करने वाला हमने यहाँ बांध दिया उसे। अब बांधने के बाद ना उसमें एक तरफ तो एक तरफ से हम झुलाओ उसे, तो बीच में ना ऐसे करके चली जाएगी रस्सी, ऐसे करनी स्टार्ट कर देगी नहीं। ठीक, एक काम करो, फिर एक पाइप लो तुम, एक पाइप ना तुम ऐसा टच करो तो उसकी तरफ पाइप की तरफ साइड में खड़े हो जाओ, तो उसमें जो तरंग जागी, जो रस्सी में तरंग जा रही थी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे लहर नहीं जागी, तो ऐसी तरंगों को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। अगर तो पाइप, ये पाइप मान लो, तो इस तरफ आवाज करो तो उस तरफ वाइब्रेट उत्पन्न होगी, इसके बीच में जो तरंग जाएगी उसे बोलते हैं ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगों को हम, जो ध्वनि तरंगे है ना, ऐसी ध्वनि तरंगे, वो ऐसी ध्वनि तरंगों को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे हो ना, प्रकाश को यही माना गया, आगे ये बताया गया कि प्रकाश को जो हाइगेंस नहीं समझा पाए ना, वो अब समझने को मिलेगा। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे, और आज तक भी यही मानना होगा कि प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे, और दुनिया में कोई ईथर नाम का माध्यम है नहीं। समझ में आया बात। या दुनिया में कोई ईथर नाम का माध्यम नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे, और अनुप्रस्थ तरंगे है ना, उसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग हो, प्रकाश ऐसा आगे बढ़ता, तो प्रकाश ऐसे माध्यम में आगे बढ़ता है ना, तो उसमें दो प्रकार के दो कण हो, एक तो विद्युत क्षेत्र के कंपन हो, एक हो जो प्रकाश में का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ रहा है। आया समझ में, उसमें एक त्वरित आवेश हो, और वो कंपन करता हुआ ऐसा आगे बढ़े, कंपन करता हुआ ऐसा आगे बढ़े प्रकाश। ऐसा मैंने नहीं बताया, आइंस्टीन ने भी यही बात बताई, उन्होंने कुछ अलग बताया, प्रकाश ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ रहा है। यह बात सुनूंगा मैं तुमसे। ठीक है, इतनी जटिल नहीं है, बस इतनी बात याद रखनी कि जो प्रकाश के ध्रुवण हो ना, वो क्या हो, वो तो थोड़ी देर बात समझ में आएगा। बस प्रकाश तो ना विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हो ना, इस प्रकार गति करती है, ऐसे गति करती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, देखो ऐसे गति करती है। ठीक, इधर तो ये जो कंपन दिखाई दे रहे हैं ना तुम, ये वाले जो कंपन दिखाई दे रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र के कंपन है। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है यहाँ से। विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रकाश गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है प्रकाश, ये उसका वेग है, प्रकाश का वेग का मतलब v है। इधर प्रकाश गति कर रहा है, तो उसमें दो चीज होगी, एक तो विद्युत क्षेत्र के कंपन होंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होंगे। किसके? कहानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। आया समझ में, एक तो विद्युत क्षेत्र के, एक चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होंगे, ऐसा करोगे। पेपर में चित्र में बनाने का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का चित्र बनाइए। आया समझ में, पेपर में 11वें चैप्टर में समझ में आया बात है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का चित्र ऐसे बना, पेपर में 2 नंबर में चित्र में आया, विद्युत चुंबकीय तरंगों का चित्र बनाइए। प्रकाश है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आगे बढ़ा। इधर विद्युत क्षेत्र के कंपन हो, इधर विद्युत क्षेत्र के कंपन है, इधर चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है। ऐसे समझ में, तो विद्युत क्षेत्र के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन ऐसे बढ़ेंगे आगे, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। बात समझ में होने के लिए। ठीक, दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, अगर ये ना जो प्रकाश है, वो प्रकाश ऐसे जा रहा है ना, तो जिस माध्यम में जा रहा है ना, जिस माध्यम में जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के कंपन और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन, ये ना प्रकाश के चलने की दिशा में, प्रकाश इधर जा रहा है, देख लो ध्यान से,
इधर ऊपर तो विद्युत क्षेत्र कंपन मान लो, ऊपर विद्युत क्षेत्र कंपन, नीचे चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हमेशा इसके लंबवत रहेंगे, चाहे ऐसे जा रहा प्रकाश, चाहे ऐसे जा रहा, चाहे ऐसे जा रहा, रहेगा हमेशा लंबवत ही। देखो 90 डिग्री कोण तो नहीं बदल रहा, ऐसे बदलो। प्रकाश किधर जा रहा है, ब्लैक मार्कर दिख रहा ना, ये प्रकाश के चलने की दिशा को प्रदर्शित कर रहा। और जो ब्लू कलर का मार्कर है ना, ये बता रहा ऊपर विद्युत क्षेत्र का कंपन, नीचे चुंबकीय क्षेत्र का कंपन, और ऐसा संचरण कर रहा प्रकाश, ऐसे चल रहा। ऐसे समझ में, ये बताओ जो प्रकाश के अंदर जो प्रकाश चल रहा, उसके प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग रूपांक वर्ड, दो प्रकार के कंपन हो उसके अंदर, एक तो विद्युत क्षेत्र के कंपन, एक चुंबकीय क्षेत्र के। तो विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हो, वे प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत नहीं होते। तो प्रकाश के संचरण की दिशा के क्या हो, लंबवत। प्रकाश के संचरण की दिशा के क्या हो, लंबवत। इसी घटना बोल लो ध्रुवण प्रकाश का, इसी घटना को प्रकाश का ध्रुवण बोल रहे। मैं तुमसे पूछूंगा क्या बताया जी, आपने बताया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता। हाइगेंस इस बात को समझा नहीं पाया कि ये प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है, उसने पूरी दुनिया में एक माध्यम ईथर मानना, और ईथर है नहीं कोई भी माध्यम। आए समझ, झूठ बोल रहा था पर ईथर लिखो क्या इसमें इतनी बात लिखनी। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर हाइगेंस के द्वारा यह व्याख्या नहीं की गई कि प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। यह हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत यह बात सिद्ध नहीं कर पाया कि यह एक प्रकार, खुद लिखना मैंने बताने का, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत यह सिद्ध नहीं कर पाया कि प्रकाश एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंगे हैं। आज समझ, हाइगेंस ने पूरी दुनिया में ईथर माध्यम को माना था, लेकिन अब प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि अब दुनिया में कोई ईथर नाम का माध्यम नहीं है। समझ में आया बात है, जो मैंने बोल के बताया ना वही इसमें लिखना। उसके बाद क्या लिखो, पेपर में आ सकता है लिखने को, लिख देना। तुमने ऐसी बात तो सब लिख दी, वो समझ जाएगा बहुत गहरी तो पता सब, इन्हें रट नहीं रखा, तुम्हारी भाषा देख के पहचान लगाओ। समझ में आया बात या, विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद लिखना, अतः प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर दो प्रकार के कंपन होते हैं, ऊपर वाले एक तो विद्युत क्षेत्र के कंपन, एक चुंबकीय क्षेत्र के कंपन। विद्युत क्षेत्र के कंपन तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। सदैव ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, ऐसा हो रहेगा तो लंबवत ही। ऐसे ऐसे बढ़ रहा है प्रकाश, इस दिशा में प्रकाश आगे बढ़ रहा है। जिधर प्रकाश जा रहा है ना, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन उसके लंबवत होंगे। ऐसे समझ, जिधर प्रकाश जा रहा तो जानियो कहते हैं प्रकाश का संचरण हो रहा है। जिधर क्या हो रहा, प्रकाश के संचरण की दिशा में ना विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन हो लंबवत हो, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। बताओ तो पोलराइजेशन समझ में आया नहीं आया। और अब ये बात सिद्ध हो चुकी, प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे। कहीं भी सवाल आगा तुम इस बात पर टिके लगाओ, प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे। ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव याद रहेगी बात ये। तो प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे, अब ये मान लिया प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे। और प्रकाश ऐसा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के रूप में आगे बढ़ता है। ऐसे चलने की दिशा, सब चीजें दूसरे के लंबवत हो, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। पेपर में चित्र भी आया हुआ बनाने को, विद्युत चुंबकीय तरंगों का चित्र बनाइए। बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पता लग गया प्रकाश कैसे बढ़ेगा, ऐसा आगे बढ़ेगा। ये प्रकाश की चलने की दिशा, और ऐसा प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश की चलने की दिशा, ऐसा ऐसा ऐसे भी जा प्रकाश, ऐसे चारों तरफ तक फैलता हुआ जाएगा। इस बात को मैं यहाँ समझा सकता हूँ आसान भाषा में। किताब में इस तरह के चित्र मिलेंगे तुम, इसका मतलब ये हो प्रकाश चारों दिशा में चल रहा, नहीं चल रहा, लेकिन एक खास बात है इसकी, ऐसे चल रहा है। मान लो प्रकाश ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर जा रहा है प्रकाश, ठीक, और ये चल रहा है ऐसे ऐसे। ये प्रकाश कैसे जा सके, ऐसे भी जा सके, तब भी तो लंबवती, ऐसे भी जा सके, आगे बढ़ता जा रहा है देखो, अगर ऐसे भी जा सके, है तो लंबवती। ऐसे समझ गए ना तुम बात? ऐसे इस बात को उठा के यहाँ समझाओ, क्योंकि इसको बनाना मुश्किल, समझाना मुश्किल नहीं है। ऐसे यहाँ देखो 3D की फॉर्म में ऐसे प्रकाश ऐसे चल रहा है, हो सकता है ऐसे भी चल रहा हो, कहीं किसी भी दिशा में फैल रहा हो, ऐसे चल तो रहा लंबवती, किसके, प्रकाश के चलने की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन हो वे प्रकाश के संचलन की दिशा के लंबवत हो नहीं, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। बात बताओ समझ में नहीं आई, लिख दो क्या बात? अगर पेपर में इतना आया ना प्रकाश का ध्रुवण कैसे कहते हैं, तो इतना लिखोगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। इसमें दो प्रकार के कंपन पाए जाते हैं, विद्युत क्षेत्र कंपन, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन। विद्युत क्षेत्र कंपन, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन प्रकाश के संचलन की दिशा के सदैव लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र कंपन, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन प्रकाश की दिशा के सदैव लंबवत होते हैं। इस आसान भाषा में समझा नहीं जा सकता, लिख दोगे, लिख कर दिखाओगे। अगला टॉपिक दूसरे नंबर का, भाई चुप हो जाओ, बात करो। दूसरे नंबर का टॉपिक देखो, तो प्रकाश का ध्रुवण हुआ, और प्रकाश का ध्रुवण अब हम समझेंगे। मान लो हमारा प्रकाश है, ये प्रकाश है हमारा, ठीक। अब देखो प्रकाश कैसे गति करेगा, और यहाँ एक बीच में एक पदार्थ ले रहा हूं, उसका नाम है टूरमेलाइन क्रिस्टल। टूरमेलाइन क्रिस्टल, ठीक, आ जाओ समझते हैं। एक पदार्थ हमारा
टूरमेलाइन क्रिस्टल देख लो, टर्मेलाइन क्रिस्टल पदार्थ है ये कैसा पदार्थ हो इसे समझेंगे इसके बारे में। हो टर्मेलाइन क्रिस्टल एक प्रकार का पदार्थ हो, ये ऐसा पदार्थ हो, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से, ऐसा पदार्थ हो। चश्मा देखा तुमने? चश्मा चश्मा जब तुम पहन लोगे, आया समझ में, चश्मा जैसे तुम पहन लोगे, अब बाहर तुम देखोगे बाहर धूप हो रही, और जब से चश्मा पहन लोगे, उस स्टाइलिस्ट वाला चश्मा पहन लोगे, वो देखा चश्मा रखा होगा, नहीं सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। इसमें जो पदार्थ लगा हुआ है ना साइड में, ये पदार्थ लगा हुआ है, इसके बाहर दिखाई दे तो फिर छाँव दिखाई दे, ऐसा गाड़ी में बैठ कभी हो, बाहर छाँव दिखाई देगी, वैसे धूप हो, अंदर गाड़ी में निकल गए, ऐसा बहुत बार हुआ मेट्रोडोर में। तो ऐसा नहीं, प्रभात को नींद आ गई जिस तरह ही समझ में आया बात? या तो इस तरह क्या हो, तो इसमें निकल के देख रहे हैं ना इस साइड में, तो जो जिस मटेरियल का बना हुआ ना, जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का नाम पता क्या है? टर्मेलाइन क्रिस्टल। जिस मटेरियल का बना हुआ टर्मेलाइन क्रिस्टल। जब तो सारा का सारा मामला सेट कर दो, इसी घटना को तो पोलराइजेशन बोल लो, इसके तो समझना है। ये प्रकाश का ध्रुवण हो क्या समझ देखो, प्रकाश जब इसमें होगा पार होकर जाएगा ना, ऐसे वजह तो कुछ पदार्थ के कण बाहर कट जाएंगे, बाहर ही रह जाएंगे, और कुछ अंदर चले जाएंगे। कुछ पदार्थ के कण तो ऐसे जो अंदर चले जाएंगे, कुछ ऐसे जो बाहर ही रह जाएंगे। समझ में आए बात है? आसान भाषा में समझाने के लिए। तो ये किसका बना हुआ, ये किसका बना हुआ था? किसका? टर्मेलाइन क्रिस्टल। टर्मेलाइन टूरमेलाइन एक ही मतलब हो, कुछ किताबों में टर्मेलाइन लिखा, कुछ में टूरमेलाइन लिखा हुआ। तो टर्मेलाइन जो क्रिस्टल हो उस पदार्थ का ये बना हुआ, ठीक। अब हम समझते हैं, समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, मुझे देखता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है लगा। तो मुझे ना जो सुन लो, ध्यान लगाएगा, मुझे जो कलर है वो ये मुझे येलो कलर का दिखाई दे रहा है। तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है? वाइट कलर का। अब तू लगा के देख कैसे दिखाई दे रहा है। देखो लगा के देखो, प्रभात तू लगा के देख। ले यार, येलो कलर का दिख रहा है ना, बिल्कुल साफ बात। समझ में आया बात? है तो इसका क्या मतलब हुआ? जब ये लड़का, सुन लो, जब ये लड़का ना चश्मा लगा कर इधर साइड से देख रहा था ना, तो प्रकाश इसके पास से प्रवेश कर रहा था। जब इसके अंदर तो प्रवेश कर रहा था ना, तो कुछ हुआ, पक्की बात है, इस पदार्थ से गुजरा प्रकाश। जब प्रकाश इस पदार्थ से गुजरा ना, जो प्रकाश उधर से आया उसे हम साधारण प्रकाश बोलते हैं, साधारण। और जो इधर इसके अंकों में चला गया ना, इधर जो कह रहा है पीले कलर का दिखाई दे रहा था ऐसा करके, इसका मतलब वो साधारण प्रकाश से नहीं रहा वो, और वो असाधारण प्रकाश बन गया। यही बात मैं समझानी कि साधारण प्रकाश से साधारण प्रकाश कैसे बन गया वो। जो साधारण प्रकाश है ना, उसे हम ध्रुवित प्रकाश भी बोलते हैं। ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश था, और अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश कैसे बन जाएगा देखो, ठीक। तो जिधर तो प्रकाश है, इधर तो जो प्रकाश है उसे अध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित नहीं अध्रुवित प्रकाश। और जो इधर दिखाई दे रहा है ना, उसे बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश। याद रहेगी बातें, ठीक। और इस बात को हम समझाएंगे यहाँ। ये टूरमेलाइन क्रिस्टल समझ में आया? ठीक। उदाहरण देने पड़ा ना तुम्हें, तो मैं ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, ये समझ जाना। इस तरह का जो बनाए जाने हो, ऐसा प्रकाश बनाया जा, ये समझ जाओ कौन सा प्रकाश? अध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश है। इस अध्रुवित प्रकाश को ना ये भी कहते हैं, अध्रुवित लिख दो पहले, अध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश। कोई दिक्कत? इसे अध्रुवित प्रकाश को हम साधारण प्रकाश भी कहते हैं। साधारण, बताओ प्रकाश कितना फेमस है? प्रकाश वैसे अच्छा भी नहीं जाता, ऐसी बात नहीं है। कोई दिक्कत? बेकार था नहीं, अच्छा नहीं। साधारण प्रकाश नहीं देखा, प्रकाश तुमने देखा प्रकाश? तो प्रकाश सुन लो, अध्रुवित प्रकाश है ना, साधारण, चुप हो जाओ यार, अध्रुवित प्रकाश है ना, और साधारण प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश, साधारण प्रकाश वो हो जो भी टर्मेलाइन क्रिस्टल तो गुजरा ही नहीं अभी, आया समझ? जैसे पास होकर जाएगा ना इसमें, तो अब देखो इसके अंदर भी बहुत सारे समांतर कण पाए जाएंगे, इस तरह करके समांतर कण पाए जाएंगे। ध्यान से देख लियो, इसकी आकृति, इसकी संरचना देख लो कैसी, टर्मेलाइन क्रिस्टल कैसा आया। अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात पता लगने वाली तुम्हें, टर्मेलाइन क्रिस्टल की आकृति कैसी। तो जिसके अंदर प्रत्येक ये प्रकाश इसके अंदर तो प्रवेश करेगा ना, तो इसमें बहुत सारे कण, एक तो विद्युत क्षेत्र कंपन और चुंबकीय क्षेत्र कंपन, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा। देखो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, ऐसा जाएगा कुछ कण तो ये जा रहा, ये प्रकाश जा रहा है ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। कुछ कण तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जो ऐसे जाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे जाएंगे,
वे तो सीधे निकल जाएंगे इसमें तो। और कुछ जो ऐसे जाएंगे ना वो कट जाएंगे, वे पीछे रह जाएंगे। समझे नहीं क्या तुम भाई? इसमें जैसे प्रकाश जा रहा है, बहुत सारे कणा नहीं है इस चीज़ को ना में, ये चीज़ ऐसा है, ऐसा समझ, अरे ये चीज़ ऐसा ना तो ऐसे दिखाई दे रही है ऐसे करके, और ये अंदर प्रवेश करेगा, इस चीज़ के इसके अंदर प्रवेश करेगा, गेट रास्ता खुला हुआ, ऐसे समझ। ठीक भाई, 2 फुट का आदमी, मतलब 1 फुट चौड़ा आदमी, बहुत पतला स्लिम आदमी, इसमें को निकलना कोई दिक्कत है? 5 क्विंटल का आदमी भैंस निकल अड़ेगी तो है इसमें को, समझ में आई बात? कोई दिक्कत थोड़ा ही भाषा सामान्य सा, ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर जब जाएगा ना तो कुछ प्रकाश तो बाहर रह जाएगा और कुछ प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा, कुछ तो इसके सम्मित चला जाएगा, इसके समांतर चला जाएगा। ऐसा समझ लो, जब प्रकाश इसमें तो पास हो जाएगा ना। अब मैंने क्या हुआ, चश्मा लगाया मैंने, समझ गए? प्रकाश इसके पास आया, कुछ इसमें बहुत सारे ऐसे घूम घूम कर रहा प्रकाश, इधर विद्युत क्षेत्र के, चुंबक क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के, चुंबक क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के, चुंबक क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा। तो जो इसके समांतर होंगे, टर्मिलाइन क्रिस्टल के समांतर होंगे, वे तो सीधे निकल गए और बाकी पीछे रह गए। जीवित प्रकाश में जैसा कम मात्रा में दिखाई दे रहा है, सेम हूबहू ऐसा क्यों दिखाई दे रहा? इसके चश्मे में हूबहू दिखाई दे रहा होगा, इसके चश्मे में टर्मिलाइन क्रिस्टल नहीं लगा हुआ। समझ गए? समझ में आया बात? या तू खींच मेरी ये तो ऐसे ना, वो दिक्कत थोड़ा ही है या यहाँ तक फंस गई थी इस चश्मे में, यहाँ तक फंस गई थी। समझ में आया? तो इसमें टर्मिलाइन क्रिस्टल लगा हुआ, तो जो कुछ कण है ना ऐसे समांतर निकल जाएंगे, समांतर निकल जाएंगे। समझ आएगी बात? प्रकाश समूह कटता हुआ दिखाई देगा, इसे कटोप दिखाई दे प्रकाश समूह। समझ में आया बात है? तो जो प्रकाश इधर पहुंच रहा होगा ना उसकी तीव्रता कम होगी, इसकी तीव्रता ज्यादा होगी। ऐसा समझ लो, जो प्रकाश इधर पहुंच रहा होगा उसकी तीव्रता कम होगी, इसकी तो ज्यादा होगी तीव्रता। इधर तो ज्यादा चमक रहा है, इधर कम चमक रहा है। बाहर धूप है लेकिन चश्मा लगाकर दिखाई नहीं दे रही तीव्रता। समझ में आया? मजा आ रहा? सेट नहीं, बस इससे पढ़ाते रहो आप। समझ में आया बात? या तो टर्मिलाइन क्रिस्टल समझ में आया? टर्मिलाइन क्रिस्टल क्या हो, इसका क्या जुगाड़ है? ठीक है, दोबारा फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका, दोबारा फिर नंबर। चलो, जैसे प्रकाश इससे पास होगा ना, तो अभी तो अध्रुवित प्रकाश था, इसे साधारण प्रकाश भी कहते हैं। तो फिर पता क्या होगा, प्रकाश बेचारा ऐसा, प्रकाश खा पी का कमजोर हो जाएगा, बस ऐसा दिखाई देगा। पहले तो कांटे से कांटे चारों तरफ दिखाई देते, तो जो समांतर थे ना, जो कंपन समांतर थे केवल इसके, इस टर्मिलाइन क्रिस्टल है, टर्मिलाइन भी लिखा हुआ, टर्मिलाइन क्रिस्टल, टर्मिलाइन क्रिस्टल। अब देखो प्रकाश कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा सिर्फ प्रकाश, ये बिंदु न बनाइए इसके अंदर, बस ऐसे जाएगा प्रकाश। अब जो प्रकाश पहली तरफ चला गया ना, ये पता कैसे प्रकाश है इसके अंदर तो ना, हाँ ये ध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है। और टर्मिलाइन क्रिस्टल लगाकर हम ना ध्रुवित प्रकाश बना दिया इसका। आया समझ में? हमें छाँव दिखाई दे रही है चश्मा लगाकर, समझ गए? इसका नाम है ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं? कि ध्रुवित प्रकाश कौन सा हो, अध्रुवित प्रकाश कौन सा हो? इस प्रकाश को हम कभी कभी समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। समतल ध्रुवित, पेपर में पूछा हुआ अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर हो? आया समझ में? ये तो हमारा अध्रुवित प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश हमारा। ये बताओ, इसकी तीव्रता तो पक्की बात है ज्यादा होगी, इसकी तीव्रता कम होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, कोई प्रॉब्लम? ठीक, एक एक्सपेरिमेंट में और करता हूँ। अच्छा, ये जो प्रकाश होगा, एक कण उसके प्रकाश की जो तरंग होगी एक जैसी होगी, बहुत सारी होगी ऐसी तरंग, ऐसी बहुत सारी तरंग होगी इसमें। वो तो एक तुम्हें समझाने के लिए नहीं, ध्यान से सुन लेना। एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इसका बताना क्या हो, ये क्या बला होगी, और तुम देखोगे ना तुमसे। अब क्या होगा भाई जी, कौन सा प्रकाश है जो बनाया मैंने? अध्रुवित प्रकाश। किस तो गुजारेंगे सर? टर्मिलाइन है, टर्मिलाइन क्रिस्टल तो गुजारेंगे, लेकिन मामला इस बार पेचीदा फंस गया। पूछा क्या होगा, जो टर्मिलाइन क्रिस्टल है ना, ऐसा मान लो जो टर्मिलाइन क्रिस्टल है ये इस बार सीधा नहीं है, या इसके जो कण है ना इस तरह डिजाइन किए हुए। समझ गए? अब बताओ कितनी दिक्कत होगी इसे बाहर निकलने में। आसान भाषा में समझाता हूँ। एक चश्मा लगा हुआ, इसके आगे एक और लगा दो, समझे? दिक्कत खड़ी, ज्यादा दिमाग ना चला होगा।
जो तू लगा रहा नहीं दिमाग की, तो मैं लगा रहे बैठ बैठ के यहाँ से, वो पहले यहाँ कई सारे लगा के छोड़ चुके, कोई फायदा नहीं है। सुन लो ध्यान लगा के अच्छे तरीके से, इसके अंदर प्रकाश जाएगा तो जो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तो तिरता जब प्रकाश इसके अंदर से जाएगा, एक और चश्मा लगा दो या ऐसे कर दो, इसे थोड़ा घुमा दो, और जब घुमा दोगे तो थोड़ा साफ नहीं दिखाई देने का, याद रखना बात। या इसके अंदर जो पदार्थ जो लगे हुए उसे अंदर घुमा दो तुम, तो ये साफ नहीं दिखाई देने का तुम, और साफ नहीं दिखाने के दिन पता क्या होगा, तीव्रता कम हो जाएगी, इतना नहीं चमकने का, तीव्रता कम हो जाएगी, इतना नहीं चमकने का। इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई। हेलो, प्रकाश चला, प्रकाश अडिक हो जाएगा, कुछ तो ऐसे निकल लगी, लेकिन इतने नहीं निकल पाने की जितने पहले प्रकाश के कण निकल लेते थे। अब समस्या खड़ी हो जाएगी, जो प्रकाश इधर पहुंचेगा ना, जो प्रकाश इधर पहुंचता भी होगा, तो वो प्रकाश ना जो होगा इधर पहुंचता होगा तो बहुत ही कम मात्रा में पहुंचेगा प्रकाश। सीधा छेड़ा एक कोई कण पहुंच गया तो अच्छी बात, नहीं तो बहुत कम मात्रा में प्रकाश पहुंचेगा इधर। अब पहुंचेगा भी ना तो दिखना ही बंद हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस तरह। ऐसा क्यों हुआ कि जो टर्मिलाइन क्रिस्टल है ना, उसके अंदर जो कण थे वे इसके अंदर जो प्रकाश चल रहा था उसके सममित ही नहीं आया में, उसके समांतर ही नहीं आया में, असमांतर हो गए, इससे प्रकाश को निकलने में दिक्कत होगी। ऐसा समझ। और जो प्रकाश उधर पहुंचता होगा उसकी तीव्रता कम होगी, इसकी अपेक्षा उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। इधर जो प्रकाश पहुंचा ना उसकी तीव्रता अधिक, ये अधिक तीव्रता वाला प्रकाश है। तीव्रता मतलब ज़्यादा चमकता होगा, अधिक तीव्रता वाला प्रकाश, अधिक तीव्रता, तीव्रता का मतलब चमकना, अधिक तीव्रता वाला प्रकाश। और इधर जो प्रकाश होगा उसकी तीव्रता कम नहीं होगी, इसे बोलेंगे न्यूनतम तीव्रता वाला प्रकाश, न्यूनतम तीव्रता वाला प्रकाश। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित इधर जो प्रकाश पहुंच जाता है टर्मिनल के सिस्टम में तो गुजरगा, वो समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं होता। इधर कौन सा प्रकाश हो, अध्रुवित प्रकाश, इसे हम साधारण प्रकाश कहते हैं, उसे कहते हैं असाधारण प्रकाश। चाहे तो तुम लिख सकते हो पेपर में आया समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में समझाना। ऐसे समझ। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो यही हो जो प्रकाश का ध्रुवण हो, मैंने तुम्हें समझाया। समतल ध्रुवित प्रकाश वो प्रकाश हो जब टर्मिलाइन क्रिस्टल तो नहीं गुजरता ना, उससे पहले जो प्रकाश हो वो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, और जो इसके बाद जो चले जाता है ना उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आया समझ में। तो ये तो हमारा अध्रुवित प्रकाश हो, ये हमारा ये ध्रुवित प्रकाश हो, समतल ध्रुवित प्रकाश जैसे कहते हैं। पेपर में आया हुआ आराम से लिख ले जाओगे, कोई बड़ी हाई तो नहीं है। अभी तुम्हें क्या करना, अभी तुम्हें ये हेडिंग बनानी, एक तो पहली हेडिंग बनानी तुम कि एक तो लियो असाधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश, और सारे नाम लिखने इसके, साधारण प्रकाश। अभी बताऊंगा क्या लिखना, फिर मैं तुमसे सुनने नाम लियो। साधारण प्रकाश, तो जो साधारण प्रकाश का दूसरा नाम क्या है, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश कह दो इसे। उसके बाद इसके अंदर हेडिंग बनाओगे और लिखोगे, और ये पहले वाला चित्र भी बनाओगे। आज समझ में, पहला वाला चित्र, दूसरा वाला चित्र भी बनाओगे तो छोड़ दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी तीव्रता आई है, इसकी तीव्रता आई है, तो इधर इसकी तीव्रता कुछ थोड़ी कम रहेगी होगी, इसकी तीव्रता कम रहेगी नहीं है। मान लो इसकी आई नोट बटे 2 रहेगी होगी, आधी रहेगी होगी, इसकी आधी रहेगी होगी नहीं जो तीव्रता दर। और इसकी जो तीव्रता होगी, यहाँ तो सुन लेना अच्छे तरीके से, इसकी तीव्रता पता नहीं क्या होगी अलग, लेकिन इतनी बात पक्की है इसकी तीव्रता कम होगी। समझ आई बात यार, इधर जो प्रकाश पहुंच रहा होगा उसकी तीव्रता कम होगी, इसकी तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बात बताओ, समझ में नहीं आई। अब ये जो प्रकाश कितने कोण पर बाहर गुजर, 90 डिग्री कोण पर बाहर गुजर रहा तो दिक्कत नहीं, आई बटे 2 हो। अगर यही प्रकाश अगर साइड से गुजर रहा हो और मुझे नहीं पता कितने डिग्री कोण पर बाहर गुजर रहा है, ये प्रकाश यहाँ गुजर रहा है, ये प्रकाश ऐसा गुजर रहा है, जब ऐसा गुजर रहा है तो कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, यानी कुछ किसी ना किसी कोण पर बाहर गुजर रहा है। कितने कोण पर बाहर गुजर रहा है, इस कोण का नाम है थीटा, थीटा। ऐसा इतने कोणों पर प्रकाश बाहर गुजर रहा है भाई, इस तो प्रकाश जागा तो किसी न किसी कोण पर बाहर निकलेगा, पहले तो कोई दिक्कत नहीं निकलने में, आराम से निकलेगा। ऐसे समझ में। लेकिन अगर ये प्रकाश किसी कोण पर बाहर गुजर रहा हो तो उस जो बाहर प्रकाश पहुंच रहा है उसकी तीव्रता कितनी होगी। मान लो मैंने जो पीछे से प्रकाश आया उसकी तीव्रता थी आई नोट, कितनी थी, और जो अंदर प्रकाश पहुंच गया ना उसकी तीव्रता मैंने मान ली कितनी आई। कितने डिग्री कोण पहुंच रहा प्रकाश। एक वैज्ञानिक का नाम था मेलस, मेला नहीं है मेलस, मेलस, उसने इस बात को बताया, उसने इस बात को समझा और बताया जो तीव्रता पल्ली तरफ पहुंच रही हो ना उसकी तीव्रता मैं बता सकता हूँ कितनी होगी। मैंने कहा होगी कितनी बता ना, जो पल्ली तरफ नुगारा उसकी तीव्रता आई होगी। मैंने कहा तुम्हें मुझे पता ही होगी, सूत्र क्या है नुगारा, उसकी तीव्रता ना जो कोस हो, कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती, कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती हो, कोस स्क्वायर थीटा के। मेलस का नियम भी बोलते हैं, मेलस वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नियम दिया है, मेलस का नियम। मेलस का पेपर में आया हुआ 2 नंबर का, मेलस का नियम। अब देखो मेलस का नियम क्या है, आई बराबर सूत्र होगा आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र।
अगर निकालनी, आई नोट का मान यहाँ रख देंगे, जितनी जितनी तीव्रता प्रकाश की पहले होती है उसे यहाँ रख देंगे। थीटा का मान कितने कोण पर प्रकाश गुजर रहा है, वो थीटा का मान यहाँ रख देंगे। 30 डिग्री कोण पर गुजर रहा है तो पता लग जाएगा फिर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। अगर 60 डिग्री कोण पर गुजर रहा है प्रकाश तो पता लग जाएगा प्रकाश की तीव्रता पल्ली तरफ जो पहुंच रहा है उसकी कितनी होगी। तो किसी कोण पर गुजरने वाले टर्मिलाइन क्रिस्टल तक किसी कोण पर गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता का सूत्र है, इसे हम मेलस का नियम कहते हैं। आया समझ में? किसका नियम बोलते हैं सर? मेलस का पेपर नाम पूछा ना, मेलस का नियम क्या हो, आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, इतना लिखो कम 36। समझ में आई बात? या मेलस का नियम हो, मेलस ने यही बात बताई थी, मेलस वैज्ञानिक का नाम कि अगर टर्मिलाइन क्रिस्टल है ना, अगर वो अध्रुवित प्रकाश के समांतर नहीं है तो समझ जाओ तो किसी कोण पर गुजरने वाले जो प्रकाश की तीव्रता होगी आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा होगी। मैं पूछूँ तुमसे मेलस का नियम अभी लिखना क्या है सब बताऊंगा, अभी कैसे कैसे लिखना, अभी फिर तुम अभी लिख के दिखाना मुझे, ठीक? पेपर में भी ऐसे ही लिखना। साधारण प्रकाश हेडिंग बना लेनी, ठीक? तो साधारण प्रकाश हो क्या? साधारण प्रकाश या समतल ध्रुवित, साधारण प्रकाश या साधारण प्रकाश कह दो या ध्रुवित प्रकाश कह दो, यह एक प्रकार का ऐसा प्रकाश होता है जो टर्मिलाइन क्रिस्टल से पास नहीं होता है। पास तो नहीं हुआ है, ऐसा समझ में, जो टर्मिनाल क्रिस्टल से पास नहीं होता है, इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होते हैं, आया समझ में? ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश कहलाता है। दिक्कत तो नहीं है? दूसरी हेडिंग बनाएंगे हम, अगली हेडिंग समतल ध्रुवित प्रकाश, अगली हेडिंग यही बनाएंगे दूसरी, जिसे हम असाधारण प्रकाश भी कहते हैं। उसमें क्या लिखोगे? असाधारण प्रकाश या असमतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश होता है जो किसी टर्मिनाल क्रिस्टल से होकर पास होता है। पास होकर तो आया, जो किसी टर्मिनाल क्रिस्टल से पास होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन में से कुछ कंपन कट जाते हैं, कट नहीं गए इसमें तो कुछ कंपन, इसमें से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन में से कुछ कंपन कट जाते हैं। समझ में आई बात है? कट जाते हैं, अर्थात इसकी तीव्रता पहले वाले अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, इसकी तीव्रता कम नहीं होगी। हम लिखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कम और अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होती है, ये बात इसमें लिख देंगे और अपना चित्र बनाएंगे स्वाहा। कोई दिक्कत है? फिर अगली हेडिंग बनाएंगे, क्या हेडिंग बनाएंगे? मेलस का नियम। दूसरी हेडिंग पता लगी क्या बनाएंगे? दूसरी हेडिंग बताओ क्या बनाएंगे? दूसरी हेडिंग क्या बनाएंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश। लिखोगे क्या इसमें? लिखोगे समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश होता है जो टर्मिनाल क्रिस्टल से पास होता है या गुजरता है, आया समझ में, जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कम कंपन होते हैं, आया समझ में? या कुछ इसमें इस बात को लिख सकते हैं, इसमें से कुछ कंपन कट जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है तक, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन कट जाते हैं, लिख दोगे? इतना लिखने के बाद उसके बाद हम लिखेंगे इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से कम होती है। इतनी बात बताओ, समझ नहीं आई तो क्या चाहिए सर? अगली आईडी बनाओ या मेलस का नियम है, ये वाली आईडी बनाओ, मेलस का नियम। ये पूछ रहे हैं ना कभी कभी, मेलस का नियम, मेलस का नियम। देखो जो प्रकाश आया था, आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी आई नोट, जो आने वाला प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी आई नोट, जो प्रकाश किसी कोण पर गुजर गया, थीटा कोण पर गुजर गया, उसकी तीव्रता कितनी होगी? आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। लिखो, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता, इसमें लिखना मेलस के नियम, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नोट हो, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नोट हो, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नोट हो तो किसी कोण पर गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता, तो किसी कोण पर गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता, किसी कोण पर गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता किसी कोण पर, लिख लिया, किसी कोण पर गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा होती है। किसी कोण पर गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा होती है। दिक्कत कुछ भाई? चले चलो
अब हम समझेंगे भाई लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है ब्रूस्टर का नियम। कई बार पेपर में आएगा ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर, तो अभी जब कॉपी में तुम हेडिंग बना लो। पहली हेडिंग बनानी परावर्तन द्वारा ध्रुवण, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, परावर्तन, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। श्रवण क्यों लिख रहे हैं? मुझे बताना दिमाग कहाँ तक जाएगा। इसे नाम इंग्लिश में नाम लिखो पोलराइजेशन, POLARISION, POLARISION, पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ये आईडी बनानी, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, बना लेनी परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक, ब्रैकेट में हेडिंग बनाओ, इसका नाम दूसरी हेडिंग बनाओ, इसके ब्रैकेट में ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर, बै पर छटाऊ की मात्रा, ठीक है दिया, बढ़ाऊ की मात्रा लगाओ, बढ़ाऊ की, बुड़बक्की नहीं बढ़ाऊ की। ब्रूस्टर, ब्रूस्टर का पक्का ना 100%, 3 स्टार लगा दियो, 3 स्टार। मान लो देखो यहाँ हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश आया, ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश है, दिख नहीं रहा, अंक निकाल दूंगा। कौन सा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है। जो आ रहा है कौन सा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश, ये यहाँ तक। ठीक, ओड पीटी था प्रकाश का भी। ये नीचे जो पृष्ठ है ना, क्या पृष्ठ थाली, इस पृष्ठ का नाम हमारा, ये जो पृष्ठ है इसका नाम है पारदर्शी पृष्ठ, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी पृष्ठ। तो ये प्रकाश आया ना, इस पर टकराया, तो ये बात तुम जानते हो, सीधी रेखा बनानी पड़ती है। इतना बुद्ध न समझे सर, आया समझ में क्यों प्रभात याद तो नहीं आती है, अब जो नहीं आती मुस्कुराया, हाँ या ना, आते नहीं, झूठ बोल रहा है। याद क्यों आ गई? याद क्यों आ, जब रोज बात हो रही है। ये बताओ, जब प्रकाश आगे ऐसा आगे चलता होगा तो इस घटना को हम ध्रुवण नहीं कहते। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के रूप में प्रकाश संचरित होता होगा, चलता होगा, इस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण नहीं कहते। भूल गए? तो बताओ, जब ध्रुवण कहेंगे इस घटना को, तो यहाँ ये कोण नहीं बन गया, इसे तो हम आपतन कोण कहते हैं, लेकिन इसके सापेक्ष में पी दिखाएंगे आज। पी का मतलब पोलराइजेशन, इसे बोलते हैं ध्रुवण कोण। और वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने खोज करी थी ना इसकी, तो उन्होंने अपने नाम पर रख दिया, ब्रूस्टर कोण भी कह सको साहब। ब्रूस्टर, ब्रुच नहीं, ब्रूस्टर, इसका नाम लिखता हूँ ब्रूस्टर, ब्रूस्टर कोण। कोई दिक्कत नहीं आता, ये मैं ब्रूस्टर कोण भी है, कोई दिक्कत? तो इसका मानना था ब्रूस्टर का कि जब प्रकाश अंदर जावा ना, तो पारदर्शी माध्यम से गुजर रहा है, तो किसी माध्यम से गुजरेगा प्रकाश, वो पारदर्शी माध्यम, चश्मा में तो पारदर्शी माध्यम था एक प्रकार का। तो ये समझो, जो प्रकाश अंदर जाएगा तो इस तरह दिखाई देगा हम प्रकाश। कुछ कण तो कटे जाएंगे, कुछ कण कटे जाएंगे, तो ऐसा दिखाई देगा प्रकाश, ऐसे जाएगा अंदर। तो ये तो बाहर कौन सा प्रकाश था? बाहर के प्रकाश का नाम बताओ। अध्रुवित। साधारण प्रकाश क्या दूं? साधारण, अजीब पीस है तू, बात सारी नहीं कर रहा, बुड्ढो वाली उनमें की बैठा तू, बैठा चाहिए बुड्ढो में बिल्कुल। तू केस होगा, पत्ते खेल ले, पत्ते नहीं खेलता, कोई दिक्कत भाई?
तो ऐसा नहीं हुआ करता कि सारा का सारा प्रकाश अंदर चला गया, कुछ प्रकाश अभी लौट कर बाहर भी चला जा। 98% तो अंदर चला जाएगा प्रकाश, 2% वापस लौट जाएगा प्रकाश। अब देखिए 2% जब प्रकाश वापस लौट जाएगा उसकी शक्ल ऐसी दिखाई देगी जैसे तेरी शक्ल हो रही है, सोनी हो रही तेरी शक्ल ओ। ये परावर्तित प्रकाश, ये परावर्तित प्रकाश, ये रिफ्लेक्टेड रे प्रकाश, परावर्तित प्रकाश लौट गया प्रकाश। 2% प्रकाश वापस लौट जा, 98% अंदर चला जा, 98%। और ये बात तुम जानते हो, यहाँ जो कोण बना ना उस कोण को हम आर से डिनोट करते हैं, वो हमारा अपवर्तन कोण हो, अपवर्तन कोण। और ऐसी बात नहीं है, देखो तो इतने होशियार हो तुम, इसे तुम जानते हो परावर्तन कोण हो, इसे आर डैश कह दो। क्या हो, हाँ जी क्या हो, पढ़ाई रखा है। और यही बात मैंने तुम्हें बता रखी, सच्ची बात है कि मैंने तुम्हें बता रखी, जो आई पी का इसका मान आपतन कोण का मान हो परावर्तन कोण के बराबर हो। अभी बोल दो बेटे फालतू नहीं बोलो, घर रास्ते में फोड़ोगी तुझे। आर डैश आपतन, चुप, आई पी बराबर में आर डैश, आई पी बराबर, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अच्छा, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, इस स्नेल का नियम नहीं लगा देंगे हम। किसका नियम? यो क्या है वो प्रभात रुक रहा, हाँ जी अच्छा जी, हाँ प्रभात कर रहा, अच्छा जी, ये कर रही अजीब अजीब पढ़े हुए हैं, हाँ जी अच्छा जी। कौन कह रहा था? प्रभात कह रहा सही में, मतलब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, कह रहा सही में, वो सही सही दो और क्या गलत हो रहा है। तो 98% प्रकाश अंदर चला गया, 2% प्रकाश वापस लौट गया। ठीक है, बात ब्रूस्टर ने बताई थी, ब्रूस्टर, ब्रूस्टर नहीं ब्रूस्टर, ऐसे हमने कौन पर नाम दे दिया, इसका नाम ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण। हमने कहा कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है देख जो ध्रुवण कोण, जो जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है ना, मैं उसका अपवर्तनांक बता सकता हूँ तुझे। वो ये बात ब्रूस्टर ने बताई। मैंने कहा बताइए, फालतू बोलना। यार देख, अगर तुझे इस माध्यम का अपवर्तनांक बता निकालना ना, जिस माध्यम प्रकाश की किरण जा रही उसका अपवर्तनांक निकालना, तो जो ध्रुवण कोण है ना उसकी शायद बस तू 10 लगा दो। 10 ध्रुवण कोण मैंने कहा था, ये तो आई पी, मैंने कहा ध्रुवण कोण तो आई पी, तो कह रहा बस इसकी शायद 10 लगा दो, निकलेगा अपवर्तनांक निकलेगा। वाओ, जिस माध्यम में, और ये तो ब्रूस्टर का नियम है। क्या हो, हाँ जी हो, क्या हो प्रभात, अच्छा जी अच्छा जी चुप, बचपन में सही गलत ज्यादा पढ़ ली है। ठीक है जी, सुनो जी, देखो जी जिसमें, सुनो जी, देखो जी जिसमें ना प्रकाश जागा, जिस माध्यम प्रकाश जागा उस माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना हो ना, तो जिस माध्यम से प्रकाश आया वहां एक ध्रुवण कोण बनता होगा जी। ठीक है जी, ठीक है जी प्रभात जी, उसकी शायद हम 10 लगा देंगे। अच्छा 10 लगा देंगे तो उस माध्यम का वो निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है जी, लेकिन पेपर में ना ये नहीं पूछता, पेपर में तो 2 पूछा ना, ये पूछेगा 2 पेपर में पूछा तो ये 2 नंबर पूछेगा। ठीक है जी, ये 2 नंबर पूछेगा कि ब्रूस्टर का नियम क्या हो, तो आप बताओगे किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए ब्रूस्टर का नियम बनाया गया है। तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए बनाया है, झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं, ऐसा समझ में। सुनो जी, ध्रुवण कोण की 10 का नाम है स्पर्शज्या, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या अपवर्तनांक के बराबर होती है, इसी ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या अपवर्तनांक के बराबर होती है, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है, इससे ही ब्रूस्टर्स का नियम कहते हैं। लिख दोगे? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक। सुनो जी, ये परावर्तन द्वारा ध्रुवण, परावर्तन के द्वारा ध्रुवण हो रहा है। ठीक है जी, सुन लो जी, कॉपी मेटिंग बना, यार ये हेडिंग बना लीजिए, तो हम जो बताएंगे वो लिख दो जी। लिखो जी, जब हम नहीं ऐसे लिखना, जब साधारण प्रकाश और कहते हैं बड़ बदलने जमा होगा तू, जब साधारण प्रकाश
जब साधारण प्रकाश की जगह हम अधूरित प्रकाश भी लिख सकते थे, तो लिख दो फिर ब्रैकेट में अधूरित प्रकाश, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ पर पड़ता है, लेटता है नहीं पड़ता है, पारदर्शी पृष्ठ पर पड़ता है, तो सो गए। अच्छा, पारदर्शी पृष्ठ पर पड़ता है, जब किसी पारदर्शी पृष्ठ पर पड़ता है तब उसमें से 98% प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। 98% प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। 98 में लिखे ना 98, 98% प्रकाश अपवर्तित हो जाता है तथा 2% प्रकाश परावर्तित हो जाता है। 98% प्रकाश तथा 2% प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक। ब्रूस्टर के अनुसार लिखो, ब्रूस्टर के अनुसार किसी माध्यम का अपर्तनांक, ब्रूस्टर के अनुसार किसी माध्यम का अपर्तनांक, ब्रूस्टर के अनुसार किसी माध्यम का अपर्तनांक स्पर्श कोण की जया के ध्रुवण कोण की स्पर्श जया के, ब्रूस्टर के अनुसार किसी माध्यम का अपर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्श जया के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्श जया के बराबर होता है। ध्रुवण कोण की स्पर्श जया के बराबर होता है। ध्रुवण कोण की स्पर्श जया के बराबर होता है। लिख दें यहां तक, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही? चलो ए वाला चित्र बनाओ, ए वाला बनाओ। क्वेश्चन लिखो। अब इसके ब्रूस्टर के नियम पर कैसा सवाल आ सकता है, लिखो पूरा क्वेश्चन लिखना, पूरा क्वेश्चन। ब्रूस्टर का नियम क्या है, क्वेश्चन लिखो। ब्रूस्टर का नियम क्या है? ब्रूस्टर का नियम क्या है? कोई दिक्कत नहीं आता? ब्रूस्टर का नियम क्या है? इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए, इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, सिद्ध कीजिए अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं होती हैं। सिद्ध करना, दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। दोनों दूसरे के, इधर देखो लास्ट टॉपिक आज गए और कर रहा हूं। सुनो, चुप हो जाओ। बूस्ट का नेम ले जाओ, सुनो बूस्ट का नेम बताओ क्या कहता है? n बराबर tan IP, किसका नियम हो? थीटा, हाँ IPU, हाँ खोलने हैं। जब प्रकाश किरण माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो लग नहीं जाला, इसलिए नहीं। ये तो हंसने बात क्या है ना, बता दो मुझे। हाँ इसलिए लिखे, इसलिए नियम n बराबर साइन अपतन कोण की जगह, अपतन कोण कितना? IP नहीं है। उसके बाद बताओ क्या है? उसके बाद R नहीं आया सीओ,
तो कितना बैठेगा साइन आर। समीकरण कितने मान ली, समीकरण कोई दिक्कत है। समीकरण 1 में किसका मान निकाल रहा है, समीकरण 2 में किसका मान निकाल रहा है। सीधे क्या करने के लिए गाना, थीटा का मान कितना लाना, बराबर रखो, बराबर बराबर रखो, बराबर बराबर रख दो। तो इससे इसके बराबर अपोन कहाँ है, तो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा भैया। साइन आई पी बटे सही हो। हमने बचपन में एक सूत्र पढ़ा था कक्षा 10 में, पिछले साल जब तुम 10वीं पढ़ाना आया होंगे, जिन्हें पढ़ा होगा। तो टेन थीटा बराबर सूत्र हो साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे ये सूत्र हो टेन थीटा बराबर। अगर हमने इसकी जगह पी आई पी लिख दिया ना, जहाँ भी आई पी आ जाएगा, यहाँ भी आई पी आ जाएगा। अगर हम लिख दिया ना टेन आई पी बराबर साइन आई पी बटे कोस आई पी, तो इसकी जगह यहाँ लिख सकते हैं हम। आ जाओ लिखो, इस चीज़ को हटाओ, इसकी जगह लिख सकते हैं, लिखो इसकी जगह कितना बैठेगा साइन आई पी पूरे के बटे में क्या है, कोस आई पी नहीं है, कोस आई पी बराबर साइन आई पी साइन आर। धड़क 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 से दिल के आहें निकलती रही। ये क्या है, साइन आर बराबर कोस आई पी। आंसर तो है नहीं चलाना था, थीटा बराबर ना, तो 12 बनाना भी नहीं है। थोड़ा सा और मैथमेटिक्स प्रयोग करेंगे हम। जब हम बचपन में 10वीं में थे ना, बचपन में तो हमने सूत्र पढ़ा था, देखो कोस थीटा बराबर सूत्र हो कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। पढ़ा था, पढ़ा हो जब पढ़ा होगा लगा दो चुपचाप से। अगर यहाँ आई ये देखो साइन आर जो का तू कोस आई पी नहीं आया, अगर यहाँ आई पी आया तो यहाँ भी आई पी आ जाएगा। तो बैठ इसकी जगह लिख सकता हम साइन, लिखो पहले साइन 90 माइनस आई पी लिख नहीं सकते इस तरह। साइन तो साइन कटिंग हो, साइन तो साइन क्या हो जाएगा, अब बताओ क्या क्या हो जाएगा, आर बराबर जाएगा, आर बराबर 90 माइनस आर बराबर आई पी। ठीक है जी, सुनो जी, इधर ले जाओ जी। आई पी प्लस आर बराबर कितना जाएगा जी, 90। आई पी प्लस आर अभी का क्या निकाला, आगे भी खोल लो, अभी पूरा थोड़ा निकला हो। आई पी और आर देखो, आई पी कहाँ सी, यो आई पी और यो आर, इन दोनों जोड़ 90 है, यो लाना 90 गाँव बस उतार लो। अच्छा जी यार क्या है, अच्छा जी आई प्लस, सुन लो जी, आई पी प्लस के आर बराबर 90, ये तो आएगा हमारा। लेकिन हम ऐसे मान क्या कर रहा है तू, इन्होंने बता दो। ये पूरा कौन बता, ये पूरी रेखा नहीं आया। एक सीधी रेखा कितनी डिग्री का कोण बना, सीधी रेखा पर एक सीधी रेखा पर कितनी डिग्री का कोण बना, सोच लो। ठीक है, यहाँ लिख के वी नो पता है, वी नो सेफ्टी पे के लिए इसके 3 बड़ा हमेशा आए हैं, दिक्कत है अंदर। आर डैश और इतना कोण थीटा और यो आर, देखो आर डैश प्लस थीटा प्लस आर, तीनों को जोड़ कितना, क्योंकि हमें बचपन में पढ़ाया गया था एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बना, आया समझ में, 7वीं 8वीं पढ़ाया होगा तुम्हें। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बना, या तुम उस दिन स्कूल नहीं गए होंगे। सुन लो, जो आर डैश है उसकी जगह आई पी लिख सकते हैं, आर डैश की जगह आई पी लिख सकते हैं, आर डैश की जगह लिख देंगे आई पी। ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्या है, थीटा प्लस कहाँ से सीखा था ने सीन बराबर, सुनो जी, आई पी को और आर को इकट्ठा करके लिखो जी। आई पी प्लस के कितना बैठेगा, आर प्लस के थीटा बराबर 180।
सुनो जी, वहां देखो क्या कह रहा है, उन्होंने कह रहा आई पी प्लस आर दिख जा, क्या लिख सकते हो, आई पी प्लस क्या आर नहीं आया हो, क्या लिख दो इसकी जगह, ठीक है जी। 90 प्लस कितना बैठेगा थीटा बराबर कितना बैठेगा जी, प्लस का जी इधर जाकर था जी, तो थीटा बराबर कितना होगा जी 180 माइनस के घटा लो जी 90, थीटा का मान 90 आया जी। देखो चित्र में, सुनो जी, इसका मान 90 आया जी, तो ये 90 नहीं 90, इसका मतलब यह कोण, ये जो कोण बनना है इनके बीच 90 कोण बनना है, ये दूसरे के लंबवत है, ये बात सीधी नहीं होगी। जो प्रश्न में लिखी थी वाली लाइन लिख दो जी कि परावर्तित किरण और जो अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत है जी, ठीक है जी। यहाँ तक पेपर में आ जाएगा, ठीक है जी, उतार लो जी।